एक तुमको स्टेप आगे बढ़ने के लिए तुमको एक कदम पीछे भी जिंदगी में जा सकते हो। और इसी वजह से उन्होंने 1 ईयर का एक ड्रॉप लिया और 2020 के अंदर रैंक 37 गेट के अंदर आया। उसके बाद ISC बेंगलुरु को उन्होंने चूज किया। उसके बाद अभी मास्टर्स कार्ड के अंदर जॉब कर रहे हैं। तो यार जबरदस्त इंस्पायरिंग स्टोरी है। जो फर्स्ट ईयर के स्पेशली जो बच्चे हैं, तो कौन सी लैंग्वेज से उनको शुरू करना चाहिए? अगर आप मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका अभी काफी बूम है, तो उसके लिए काफी जरूरी है। रिवीजन के लिए बच्चों को क्या बताना चाहिए, कैसे रिवाइज करना चाहिए? जो क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं वो तो उस दिन भी बन जाएंगे, जो नहीं बन रहे हैं वो हमारा फोकस होना चाहिए। सही बात है। तुमको वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि मुझे अभी दे दो और मैं अभी कर सकती हूँ। तो एक पर्टिकुलर या 2 पर्टिकुलर टेस्ट के बेसिस पे जज मत करो अपने आप को। आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहो, जो होगा लास्ट में देखा जाएगा। बट हमारी साइड से एफर्ट्स में कमी नहीं। कॉन्फिडेंस थे कि सही गया पेपर, इतनी रैंक आ जाएगी कि डाउट था कुछ बनने? मैं बाहर आई और दूसरे लोगों से इंटरेक्ट किया तो सबका ऐसा कहना था, अरे बहुत टफ पेपर है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे तो टफ लगा ही नहीं इतना। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यार सबका स्वागत है इस पॉडकास्ट के अंदर। और आज हमारे साथ एक शख्सियत है, दर्शिका, जो एक टियर 3 कॉलेज से। अच्छा, बार बार आप ये भी सोचते होंगे ना, सब टियर 3 कॉलेज से क्यों मिला रहे हो आप? तो यार जो IIT में ऑलरेडी है ना, उनके पास करने को बहुत कुछ है। पर जो टियर 3 कॉलेज के अंदर है, प्राइवेट कॉलेज के अंदर है, उनके पास या तो अवेयरनेस नहीं है या उनके साथ वो डू डाई वाली कंडीशन होती है। और इसलिए उनको इंस्पायर करना जरूरी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम जिंदगी में बहुत नीचे आ गए। उनको बताना चाहिए कि सिर्फ बीटेक की इस कॉलेज को ऑप्ट करने से आपकी लाइफ सेट नहीं होती है या आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं मिला। अभी भी बहुत कुछ है जो आप उस चीज को अचीव कर सकते हो। और इसीलिए हम उन बच्चों से मिलाते हैं जो एक्चुअली इंस्पिरेशन है आप लोगों के लिए। तो जैसा कि मैं बता रहा था, हमारे साथ है दर्शिका, जो टियर 3 कॉलेज इंदौर के एक वैष्णव कॉलेज है। और सबसे खास बात है, उस कॉलेज को मैं पहले से जानता हूं, क्योंकि उस कॉलेज के एक जबरदस्त मेरे एक फ्रेंड है, जो अभिषेक, मैंने काफी बार डिस्कशन भी किया था, बच्चों को ऑनलाइन में किया है, हु गॉट ऑल इंडिया रैंक 13 इन ESC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो वो कॉलेज के बच्चे अच्छे होते हैं, ये मुझे पता है, हालांकि प्राइवेट कॉलेज है। उसके बाद फाइनल ईयर में उनकी 1400 के अलाउ गेट में रैंक आई थी। उसके बाद जॉब भी मिल गया था, जो 25,000 ऑफर कर रहा था। 25,000 ऑफर कर रहा था वो जॉब। और थोड़ा सा टेम्पटिंग भी लगता है, देखो जिसके हाथ में कुछ नहीं, उनको और 1400 रैंक आई, 25,000 की नौकरी है, मन करता है कि यार चूज कर लेते। बट नहीं, किसी ने उनको गाइड किया कि ये तो तुम्हें हमेशा मिल जाएगा। एक तुमको स्टेप आगे बढ़ने के लिए तुमको एक कदम पीछे भी जिंदगी में जा सकते हो। और इसी वजह से उन्होंने 1 ईयर का एक ड्रॉप लिया और 2020 के अंदर रैंक 37 गेट के अंदर आया। उसके बाद ISC बेंगलुरु को उन्होंने चूज किया। उसके बाद अभी मास्टर्स कार्ड के अंदर जॉब कर रहे हैं। तो यार जबरदस्त इंस्पायरिंग स्टोरी है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सीधा चलते दर्शिका के पास। थोड़ा सा अपने बारे में आप ब्रीफ करिए, ताकि जो हमारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं उनको समझ में आए चीजें। ओके, हेलो एवरीवन। तो मैं, जैसा मेरा नाम दर्शिका द्विवेदी, आई थिंक आपने सारे इंट्रोडक्शन कवर कर ही दिया है अच्छे से। गेट के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो पहले मैंने बीटेक करी थी वैष्णव से। उसके बाद मैंने गेट दिया था 1 साल का ड्रॉप लेके, AIR 37 आई। और शायद मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि शायद अगर मैं वो नहीं कर रही होती और मैं अपने आप को इमेजिन करूँ, तो शायद आज मैं बहुत ही अलग जगह पे होती। और आज मैं जहाँ पहुंची हूँ उसका काफी ज्यादा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ ये जो गेट वाला मेरा डिसीजन था उसको जाता है। तो गेट मैंने क्रैक करा। उसके बाद फिर ऑफ कोर्स एक वो रहता है डिलेमा कि IIT बॉम्बे लेना है, IIC बैंगलोर लेना है, सबका रहता है ये। तो फिर मैंने IIC बैंगलोर ऑप्ट किया। आई थिंक मेरा डिसीजन बहुत करेक्ट था। और वहां पर जो मैंने कल्चर देखा, क्वालिटी ऑफ वर्क देखा, वो भी बहुत इंस्पायरिंग था। और वहां से फिर कैंपस प्लेसमेंट्स, और पहले मेरी इंटर्नशिप लग गई थी, PPO मिल गया। और उसके बाद फिर मैं अभी मास्टर कार्ड में 2.5 साल से जॉब। बहुत ही जबरदस्त। अब एक चीज मुझे बताइएगा, सबसे पहली चीज, क्योंकि जो टियर 3 कॉलेज के बच्चे हैं, वो सपना जो देखते हैं, सपने देखने, जो ड्रीम्स देखने चाहिए, वो बंद कर देते हैं। उनको लगता है, क्योंकि सराउंडिंग्स वैसा ही होता है, बिल्कुल एवरीबॉडी इज थिंकिंग कि अच्छा एक काम करना है यार, कोडिंग स्किल डेवलप कर ले, कॉलेज में आएगी कंपनी 3 लाख 4 लाख 5 लाख का पैकेज लेके आएगी, हमको वो ऑप्ट कर लेंगे। करेक्ट। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो बड़े सपने देखते हैं। हाँ। कि नहीं, मैं इनसे हटकर कुछ अलग हूं। क्या उनके सपने पूरे होते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं खुद की जर्नी भी बोलूं तो IIT आई थिंक हम सब देते हैं, IIT JEE, बट उसमें भी प्रोपोर्शन बहुत ही कम बच्चों का रहता है। जो दिया था आपने JEE का एग्जाम? हाँ जी, दिया था। तो बता सकते हैं कितनी बेइज्जती हुई थी उस एग्जाम में आपकी? थोड़ा सा रह गई थी मैं कट ऑफ मार्क्स से,
एक चीज बताता हूँ थोड़ा सा भाई, देखो थोड़े से रहने से वैष्णव कॉलेज नहीं मिलता है, थोड़े से रहने से फिर आपको आईटी की जगह एनआईटी मिल जाता है, तो थोड़ा नहीं, वो थोड़ा सबका अलग अलग होता है, पर फिर भी थोड़ी सी बेइज्जती सी फील हुई थी उस समय। हाँ, लगता है कि यार उस टाइम ऐसा लगा था कि यार शायद मुझ में वो बात नहीं है जो दूसरे लोगों में है। ट्रू ट्रू। तो वो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस गिर जाता है आपका कि शायद आप उतना अच्छा नहीं कर सकते हो। बट फिर उसके बाद जब यहाँ पर रैंक आई, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम में भी कुछ बात है। सही बात। आई थिंक मेरी एम्बिशन भी वही थी, जितना मैंने अपना एटमॉस्फेयर देखा था कि 3 लाख का पैकेज, 5 लाख का, 7 लाख का लगे तो अरे बहुत ही बड़ी बात है। हाँ, मतलब बहुत अच्छी सबको फिर हीन भरी नजरों से देखते हो, 3 लाख वाले इधर। करेक्ट। तो वैसी वाली चीज थी। बट ये रियलाइज हुआ उसके बाद कि यार ये यहाँ तक सपने नहीं रुकते हैं। True. आप उनको बहुत आगे तक पहुंचा सकते हो। आपको बस एक मीडियम चाहिए, गाइडेंस चाहिए और आपकी एफर्ट्स चाहिए। तो आप फिर न जाने क्या क्या कर सकते हैं उसके। सही बात है, बिल्कुल। अब कॉलेज के जब फर्स्ट ईयर में आए, देखो आपने आईटी जेई की प्रिपरेशन करी, राइट? कोइंसिडेंटली नहीं हुआ, मैं ये मानता हूँ बहुत ही अच्छे से मेहनत करी और थोड़े से रह गए आप तो आपने एक प्राइवेट कॉलेज को ऑप्ट कर लिया। हाँ. जब आप उस कॉलेज के अंदर गए और फर्स्ट ईयर में थे, तो सराउंडिंग्स जो बच्चे को आपको मिल रहा होगा वो कैसा था? क्या वो काफी मोटिवेटेड थे अपनी लाइफ को लेके? और आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी उस समय फर्स्ट ईयर में? तो उस टाइम पर आई डोंट थिंक कि लोग इतना मोटिवेटेड थे। सबका ऐसा था कि ठीक है, अभी तो मतलब जस्ट गो विद द फ्लो, कि एक्सप्लोर करते हैं, बस कॉलेज में आगे एक्सप्लोर करो लाइफ। हाँ, कॉलेज में आके एक्सप्लोर कर रहे हैं लाइफ को और बस जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं वो कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कुछ बच्चे कोडिंग वगैरह की थोड़ा सा सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। बट उससे बड़ा किसी का गोल नहीं रहता। मतलब मैक्सिमम यही रहता है कि टीसीएस डिजिटल आएगी, उसको क्रैक करना है। उससे बड़े सपने कोई नहीं देखता है। कोई नहीं देखता है। फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में कोई कोडिंग वोडिंग स्टार्ट करी आपने भी? हाँ, मैंने आई थिंक सेकेंड ईयर के एंड में जावा स्टार्ट किया था। C++ का थोड़ा आइडिया था, फिर ऐसा लगा था कि हवा जावा की तरफ जा रही है तो वो लेना चाहिए। ये हालांकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन भी रहता है। आप तो अभी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, थोड़ा सा बच्चों को वो बता दीजिए कि जो फर्स्ट ईयर के स्पेशली जो बच्चे हैं, अभी एनर्जेटिक हैं, वो अभी उनको लग रहा है मुझे कोडिंग में एक्सप्लोर करना चाहिए, तो कौन सी लैंग्वेज से उनको शुरू करना चाहिए इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि उनको हेल्प मिले? तो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी डिपेंड करता है कि जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड जाना चाह रहे हैं या आप मशीन लर्निंग साइड जाना चाह रहे हैं। तो अगर आप मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका अभी काफ़ी बूम है उस इंडस्ट्री में, मैं भी उसी में काम करती हूँ, तो उसके लिए पाइथन काफ़ी ज़रूरी है। पाइथन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज। सबसे खास बात, पाइथन गेट के सिलेबस में भी आपके टाइम में था नहीं, पर अब डेटा साइंस से दे सकते हैं, तो पाइथन उसमें है, डेटा स्ट्रक्चर विद पाइथन। हाँ, हमारे टाइम पे आई थिंक सी था। तो सी गेट सीएस में अभी भी है। डीए एक नया पेपर इंट्रोड्यूस किया है, आईसी नहीं किया था। ओह नाइस। तो वही रहता है कि हमको पाइथन से शुरू करना रहेगा। या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड जाना चाह रहे हैं तो आप जावा कर सकते हैं। जावा ऐसा है कि ऑलमोस्ट मैंने जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में, काफ़ी सारे लोग जावा रिलेटेड चीज़ों पर काम कर रहे हैं, तो जावा इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। बट एट द सेम टाइम आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके सी और C++ के बेसिक्स क्लियर हैं, बहुत अच्छे होने क्योंकि वो फाउंडेशन है पूरी कोडिंग का। तो आपके कांसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज को पिक करें और चलते जाएं। अभी मैंने रिसेंटली भी एक पॉडकास्ट किया था, तो जिसमें एक आईआईटी बॉम्बे के एक स्टूडेंट से मिला था, शायद उनकी रैंक 10 थी। तो उनसे जब मैंने डिस्कशन किया तो उन्होंने यही बता रहे थे कि सर आप अगर C++ और जावा दोनों चीजें, ये कंपनी डिपेंडेंट है। कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, पर मोस्ट ऑफ द कंपनी यही दो चीजों से रिलेटेड पूछती है। तो आपकी C++ बहुत अच्छी होनी चाहिए, जावा बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारी कंपनी होती है जो लैंग्वेज को स्टिक कर देती है कि आपको प्रोग्रामिंग में कि एक ही इससे जावा में लिखनी है और एक आप अपने चूज के हिसाब से किसी में भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो जनरली वो बता रहे हैं कि सर जावा और C++ ये दो चीजें बच्चों को पहले डिसाइड कर लेनी चाहिए। बट यस, आपने ये सही कहा, अगर मशीन लर्निंग की तरफ आपका इंटरेस्ट है तो फिर आपको पाइथन को ही चूज करना चाहिए, उसी पे आपको आगे बढ़ना चाहिए। गेट में भी हेल्प मिलेगा और बाकी तो आपको हेल्प मिलेगा। बिल्कुल। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया, फिर थर्ड ईयर में आए। थर्ड ईयर में क्या आपका रूटीन था, क्या सोच रहे थे उस समय कि कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाए, लाइफ सेट, या कुछ और? थर्ड ईयर में मेरा इंक्लिनेशन यही था कि अब सीनियर्स से बातें लगी, सीनियर्स के प्लेसमेंट्स चल रहे हैं, तो अब हमको भी फोकस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और वही उसके अराउंड सीनियर्स से बात करना, कोडिंग के लिए कैसे क्वेश्चंस करना, और बाकी भी मतलब जो भी चीजें लगती है, एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन। हाँ, तो ये सारी चीजें चल रही आपने थर्ड ईयर से ऑप्ट करने लग गए थे। चलो, थर्ड ईयर में थोड़ी सी प्लेसमेंट से रिलेटेड सिनेरियो बन रहा है, माहौल बन रहा है प्लेसमेंट का। अब आगे फाइनल ईयर में, अब फाइनल ईयर में आते ही दो चीजें होती है कि प्लेसमेंट या कुछ और। तो उस टाइम आपके मन में क्या चल रहा था, क्या कैसे आपने स्टार्ट करी अपनी प्रिपरेशन? तो आई थिंक फोर्थ ईयर में 7th सेमेस्टर खत्म होने वाला था।
Okay. तब मुझे पता चला, तब मैं अपने प्लेसमेंट्स की नॉर्मल प्रिपरेशन कर रही थी, तब मुझे पता चला कि कुछ फ्रेंड्स मेरे गेट कर रहे हैं। Okay. फिर मैंने उस चुपके time- चुपके से, मतलब वो पहले से स्टार्ट कर दिए थे? हाँ, वो पहले से बताया start नहीं करते थे। आपको? वो क्लास में पीछे बैठकर बुकलेट सॉल्व करते थे, तो एक दिन ओह। मैंने देखा कि ये कौन सी बुकलेट कर रहे हो तुम, सही तो फिर उन्होंने बताया। फिर मुझे पता चला गेट के बारे में, और मैंने थोड़ा और जाना, और फिर कुछ लोगों से बात करी, सही। तो मुझे पता चला कि वो भी मेरे जैसे ही एक वैष्णव कॉलेज है, कोई भी ऐसे टियर 3 कॉलेज से थे, और अभी वो बहुत अच्छी कंपनीज, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मास्टरकार्ड हो जो गया, आपके वहाँ पे- सीनियर्स जो थे? हाँ, वो काम कर रहे हैं जिन्होंने ओह। एमटेक किया है। तो मुझे लगा कि यार ये भी तो मेरे ही कॉलेज से था, अगर ये कर सकते हैं तो शायद शायद। मैं भी कर सकती True. हूँ। तो वही चीज को देखकर फिर मैंने एक्सप्लोर किया, और फिर मैंने 7th सेमेस्टर खत्म होने के टाइम पर कोचिंग लगाई थी वहां पर। तो 7th सेमेस्टर से आपने स्टार्ट किया, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर के आसपास, 1 भी ईयर नहीं, थोड़ा कम ही बचा होगा टाइम, 6-7 मंथ के आसपास रहा होगा। और सिलेबस तो बहुत कम्प्रिहेंसिव है, बहुत एक्सटेंसिव सिलेबस है गेट का। तो फाइनली में जब आपने प्रिपरेशन कर रहे थे, जब फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे थे, हाँ। तो कुछ चैलेंजेस फील हुआ आपको पढ़ते टाइम? तो पहली चीज तो जैसे आपने बताया कि कोर्स बहुत ज्यादा रहता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि आपको प्लेसमेंट्स को भी हैंडल करना है और आपको गेट भी करना है, एंड एट द सेम टाइम आपको कॉलेज पे भी focus करना है। बिल्कुल। तो आपको दिन भर कॉलेज में रहना है, कॉलेज से आकर आपको गेट की कोचिंग जाना है, फिर घर आके कॉलेज का भी काम करना है, गेट का भी काम करना है, True. और प्लेसमेंट्स का भी। तो सही। काफी ज्यादा चीजें हो गई थी। तो शायद मुझे वही लगा कि क्योंकि मैं हर चीज में थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होने का ट्राई कर रही थी, इसलिए कहीं से भी पूरा मास्टरी output नहीं मिल आ पा रहा रहा था। हाँ, और कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा होगा कहीं से। कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था। तो फिर बाद में कुछ सेलेक्ट किया ऐसा कि कुछ नहीं यार, इस तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा रखना चाहिए? तो उस साल मैंने गेट दी, बट उस साल इतनी अच्छी रैंक नहीं आई कि मुझे कुछ काफी अच्छा कॉलेज मिल जाता, और प्लेसमेंट्स भी मैं पैरेलली दे रही थी। तो एक बेसिक कंपनी थी, वहां पर मेरा हो गया था। और सैलरी भी रिवील कर दो वैसे। तो सैलरी मुझे वहां पर ऑफर करी गई थी 25,000 पर मंथ। बहुत ही बढ़िया। और उस पॉइंट पे मैं ऐसी थी कि गेट में हुआ नहीं है, 25,000 पर मंथ मिल रहे हैं, विच इज वेरी गुड। हाँ। तो उसके हिसाब से बढ़िया है, 3-3.5 लाख का पैकेज हो गया है। 4 साल पढ़ लिए, अब कितना पढ़े, पैसा मिल रहा है, चलो निकल हाँ, चलते हैं। तो बस वैसा हो गया था कि सबके जॉब लग रहे हैं, हमारा भी लगना चाहिए। सही। उस पॉइंट पे ऑलमोस्ट मेरा ऐसा हो गया था, बट फिर मेरे भैया ने मुझे एक बहुत अच्छी सजेशन दिया। उस टाइम चल रहा था कि ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 1 साल आपका अफेक्ट हो अफेक्ट हो जाएगा। जाता, बिल्कुल सही बात। तो उनका ये कहना था कि देख, अगर कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होगा, 1 साल का डिफरेंस पड़ता है, अपन वापस नॉर्मल स्केड्यूल पे आ जाएंगे, कंपनीज मिल जाती है, जॉब्स True. लग जाते हैं, बिल्कुल True. होता है। बट अगर कुछ हो गया तो लाइफ पूरी अपसाइड डाउन हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो आई थिंक वो बहुत ही टर्निंग पॉइंट था कि जब उन्होंने ये चीज बोली और मैंने वो डिसीजन माना, वो सुना मैंने और मैंने वो फॉलो किया, एंड आई थिंक कि आई एम एट अ वेरी गुड प्लेस राइट नाउ। आपको तो फिर भी भैया ने बता दिया, तो आपको समझ में आ गया कि किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। हाँ और भैया ने बोला है तो ठीक है, मानना ही है। हाँ हाँ पर बहुत सारे ऐसे भी हमारे ऑडियंस जो देख रहे होंगे, हमारे स्टूडेंट होंगे, जिनको नहीं है कोई भैया जो उनको बता सके, हाँ राइट? तो उनको थोड़ा सा आप समझाओ कि एक्चुअली उनके लिए क्या सिनेरियो। और आपके टाइम में तो फाइनल ईयर में गेट दे सकते थे, हाँ nowadays in the 3rd year also you can appear. करेक्ट। I met lots of students who already prepare from the 2nd year, right? हाँ. Who started their preparation from the 2nd year only, and in the 3rd year they are getting you can say that the good rank. हाँ yes In the final year again they are basically appearing, and in the final year they are basically getting in the single digit rank or double digit rank like that. They are not dropping, right? वो drop नहीं कर रहे, उनको वहीं से मिल रहा है चीजें। करेक्ट। बट जो tier 3 tier 4 में जो भी हमको देख रहे हैं, हाँ वो बेचारे क्या करें? ये तो कुछ लोगों को गाइड मिल जाता है जो 2nd ईयर से प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, 3rd ईयर में अच्छी रैंक लाने के लिए करते हैं, पर कुछ लोग अभी जगह भी नहीं, हाँ वो बैठे हुए हैं कि नहीं नहीं अच्छा है, हो जाएगा कुछ ना कुछ। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक वो जो कैटेगरी सर बता रहे हैं वो उसमें मैं भी लाइक करती थी कि अरे ठीक है हो जाएगा ये वो। बट चीजें ये है कि आई थिंक अब इतने रिसोर्सेज है, जैसे ये जो इनिशिएटिव है ये पॉडकास्ट के, इसके थ्रू भी काफी लोगों को गाइडेंस मिल रही है इस चीज बिल्कुल की सही। कि जिससे हम ये गेट के बारे में नॉलेज मिल रहा है। बहुत सारे, जैसे मुझे 4th ईयर में मालूम पड़ा था कि गेट भी दे सकते हैं, बट अगर मुझे पहले पता होता तो शायद मैं पहले से प्रिपरेशन कर रही होती, चीजें और डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ रही होती और सही। चीजें ईजी होती। तो पहली प्रायोरिटी तो यही होती है कि हम टाइमली स्टार्ट करें प्रिपरेशन। जैसे 2nd ईयर से आप बोल रहे हो कि लोग स्टार्ट कर देते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। 3rd ईयर में आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन होगी, 4th ईयर। बट अगर ऐसा होता है कि कुछ भी रीज़न से अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि 1 साल का ड्रॉप इज़ वर्थ द ट्राई, क्योंकि
नहीं हुआ तो हमेशा कंपनीज रहती है, हमेशा हायरिंग के लिए वैकेंसीज निकलते रहती है। सही बात है। बट वो अगर आपको हो जाता है तो मैं आपसे शायद और डिटेल में डिस्कस करूंगी कि वो जो लाइफ आप उसके बाद देखते हो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और एम्बियंस और आपके साथ वाले जो हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हर चीज में बहुत बहुत चेंज आ जाता है। सही बात है। तो भाई साहब देख लो, इनको तो किसी ने गाइड कर दिया था, भाई ने बता दिया था कि तू ड्रॉप ले ले, और शायद मुझे नहीं लगता कि गेट ऐसे एग्जाम को दर्शिका को ड्रॉप लेने की जरूरत भी थी। अगर दर्शिका शायद मेरे ख्याल से 3rd ईयर से स्टार्ट कर चुके होते तो फाइनल ईयर में इनकी डेफिनेटली जॉब के साथ इनकी बहुत अच्छी रैंक होती। बट चलो देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल लेट से ही सही, पर जो चाहते थे वो अचीव हो गया। हाँ। भाई साहब पर यह आपके साथ नहीं होने वाला है। आप लोग जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही ज्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा। तो आप लोग मत ये सोचो कि कोई आके तुमको जगाएगा कि तू नेक बंदा है तो उठ, तू गेट की प्रिपेयर कर, ऐसे कोई जगाने वाला नहीं। हमारे अंदर से आवाज आती है कि यस विल डू दैट। और वो आवाज कैसे आती है? जब सराउंडिंग्स में आप देखते हो, जैसे दर्शिका ने देखा अपने सीनियर्स को कि इस कॉलेज से भी निकल के जो मेरे सीनियर है वो गूगल में है, माइक्रोसॉफ्ट में है, अच्छी जगह से मास्टर्स उन्होंने किया, तो उनको कॉन्फिडेंस आया। ऐसे ही आपको भी देखना है, आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, और मैं तो मिला हूँ। इवन जो इस साल का AR1 है वो भी Tier 3 कॉलेज से। AR1 ऐसे बहुत सारे, मैं AR1 से मिलता हूँ, अंडर 10 से मिलता हूँ, बहुत इक्के दुक्के ऐसे होते हैं जो मुझे बहुत अच्छे कॉलेज से दिखते हैं। बाकी के गेट में मोस्टली मुझे Tier 3 कॉलेज से दिखता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तुम Tier 3 में मतलब इतना तो नहीं चलता होगा, फिर इतनी अच्छी रैंक क्योंकि अब तो IIT वाले बच्चे भी लिखते हैं गेट। तो मैंने कहा तुम्हारी इतनी रैंक कैसे आ गई? कह रहे सर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, हमें पढ़ना ही है डू एंड डाई, कि हमें पता है कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होगा। नहीं होगा तो करें क्या? तो गेट ही एक ऑप्शन दिखता है जो हमारे फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है, तो हम उसके लिए लग जाते हैं। मैं फिर उनसे पूछता हूँ तुम्हारे क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है, तो बताते हैं कुछ प्राइवेट कॉलेज में CS की बहुत बच्चे, एक ईयर के अंदर लगभग 2000 के आसपास स्ट्रेंथ है CS में। दूसरी ब्रांच बंद हो गई, CS बढ़ गया। तो कह रहे सर 2000। मैंने उसमें से गेट की प्रिपरेशन कितने करते हैं? बोले सर 4 और 5। मैंने कहा बाकी का क्या सोचते हैं? सर बाकी को कॉलेज में हवा लग गई है, वो बस इंजीनियरिंग जी रहे, वो फाइनल ईयर में जाकर ड्रॉप करेंगे। तो भाई आप लोग ऐसा मत करो, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, आप लोग थोड़े से अवेयर होइए। देखो आप लोगों को जॉब लगेगी तो ऐसा नहीं कि मतलब आप लोग अपनी सैलरी हमें ट्रांसफर कर दोगे, बट यस हमारे कहने से अगर आप लोग थोड़े से इंस्पायर होते हो, आप लोग अपनी प्रिपरेशन करना शुरू करते हो, आप लोग ISC IITs के अंदर पहुंच जाते हो, वहां से अच्छे कंपनी में चले जाते हो, तो शायद आप अपने परिवार का तो नाम रोशन करते हो, अपने गुरु का नाम रोशन करते हो, साथ ही समाज के लिए बहुत अच्छा रहता है ये चीज। तो हम तो यही काम करेंगे कि आपको मोटिवेट करते रहे, गाइड करते रहे, आपको समझाते रहे कि क्या चीज आपके लिए बेस्ट है। दर्शिका एक चीज और, फाइनल ईयर में आपकी रैंक आई 1400। तो पढ़ते पढ़ते जब आप पढ़ रहे थे तो क्या चैलेंजेस फील कर रहे थे? कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा था, कुछ सब्जेक्ट आपने छोड़ दिए, क्या क्या किया आपने? पहली चीज तो जैसे कि गेट का कोर्स बहुत ज्यादा है, तो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे से 1-2 सब्जेक्ट्स मुझे छोड़ने पड़े थे। क्योंकि कौन से सब्जेक्ट छोड़े थे आपने? मैंने छोड़ा था कंप्यूटर नेटवर्क्स छोड़ा था और टॉक छोड़ा था, TOC। हाँ TOC। फिर उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम ये था कि क्योंकि आपके बेस कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, तो क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, बन ही नहीं रहे हैं, तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस गिर रहा है। गेट के पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, उसमें और लग रहा है कि ये तो वो सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम हो रही थी। बट फिर मेरे को नेक्स्ट टाइम पर रियलाइज हुआ कि अगर आपने आपके कॉन्सेप्ट्स ढंग से करे हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग है, तो आपने कॉन्फिडेंस भी अपने आप आता है। ये मैंने गेट के दिन भी देखा है, वो 3 घंटे में फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था तब बहुत डर लग रहा था, रात भर नींद नहीं आई थी, बहुत कुछ। बट सेकेंड टाइम क्योंकि वो कॉन्फिडेंस था कि आपने प्रिपरेशन स्ट्रांग रखी है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथ। मैं तो जैसे आपके साथ रहा ना, वैसे ही कुछ जर्नी मेरे साथ भी है। तो मैं बच्चों को हमेशा बताता हूँ कि मैं तो स्टूडियोस था ही नहीं, मतलब मेरे कॉलेज के भी जो टीचर्स थे वो कहते थे ये इससे कुछ नहीं होगा। और जो दूसरे जो टॉपर्स थे वो भी सब साथ में रहते थे, उनको बोलते थे इससे दूर आकर मेरे को देख। हमारे एक्चुअल में क्या एब्सोल्यूट मार्किंग चलती है, मतलब सॉरी रिलेटिव। तो लास्ट के जो 3-4 लोग होंगे उनके बैक लगनी तय है, बोले कितने भी परसेंटेज आ जाए। तो मैं हो गया, मेरा रूममेट हो गया, जो मैं रूममेट की बात करूँ IPS ऑफिसर है, तो वो हम सब के बैक ही बैक लगी रहती थी। उसके बाद में हमने डिसाइड किया था कि नहीं यार गेट फाइनल में जाके कि नहीं कर लेते हैं कुछ। उस समय 4 महीने के आसपास, 3-4 महीने के आसपास टाइम बचा था, और देन आई सिक्योर्ड, मेरी कॉन्फिडेंस की पूरी धज्जियां उड़ गई थी। बिल्कुल। उससे पहले बहुत सारे कंपनी आती थी, मेरा प्लेसमेंट नहीं होता था, मैं रिटर्न निकाल भी लेता था तो मैं इंटरव्यू में आउट हो जाता था उस समय, और बहुत सारे इंटरव्यू में आउट हुआ था। पर जैसे ही गेट का एग्जाम निकला, रिजल्ट आया, कॉन्फिडेंस इतना शूट किया,
अब मुझे लगने लग गया कि मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, और बिल्कुल। उसके बाद कॉन्फिडेंस गेन किया। हालांकि उसी कॉलेज में मुझे फिर से बुलाया भी गया था एज ए चीफ गेस्ट, अभी रिसेंटली, मतलब वाओ। 1-1.5 साल पहले की बात है। बट तो उस समय हमारे जो टीचर थे वो कह रहे थे कि नहीं तू इंटेलिजेंट तो था। मैंने कहा सर झूठ मत बोलो, उस समय आप बोलते थे तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। बट आफ्टर ऑल जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बट वो अच्छा तब होता है जब आप डिसीजन ले लेते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने बोला सब्जेक्ट की कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, हाँ फिर आपने धीरे धीरे डेप्थ के अंदर उस चीज को पढ़ते चले गए और अंडरस्टैंडिंग बनने लगी। हाँ। पीवाईक्यू जब आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे थे, कितने परसेंट पीवाईक्यू सॉल्व हो जाते थे, कितने परसेंट नहीं होते थे? आई थिंक उस टाइम मुझे आते थे मार्क्स, जैसे अगर 100 नंबर का पेपर है तो मुझे आते थे 45 मार्क्स। मॉक टेस्ट में या पीवाईक्यू वाले की बात कर रहा हूं? मॉक के अंदर, मॉक्स मॉक में, टाइम हाँ। जो टेस्ट सीरीज लगाते हाँ, थे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैंने अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं सिर्फ क्वेश्चंस करती थी, बन रहा नहीं। ओके, मैंने तो लगभग थोड़े बहुत बनते थे, थोड़े बहुत नहीं थोड़े बनते। बनते थे, थोड़े नहीं बनते थे। जो नहीं बनते थे क्वेश्चन, उनके लिए आप क्या करते थे? उस टाइम पर तो इतना मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं दूं, बट जब मैंने एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट फाइनल करी, ड्रॉप करने के बाद, हाँ, ड्रॉप करने के बाद उनके लिए मैंने ये किया था कि पहली चीज तो पीवाईक्यू सबसे लास्ट में उठाना है। आपको सबसे पहले अपने नोट्स पूरे कंप्लीट करने हैं। True. तो जैसे मैं एक पूरा टाइमलाइन के बेसिस पे बता देती हूँ। जून से स्टार्ट करी थी अपनी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, हाँ, फेब में एग्जाम है, जून पे है हम अभी, तो जून से स्टार्ट किया। जून से लेके अक्टूबर के बीच में सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, उनका प्रॉपर समझना, उनके जो कुछ subject आपने ऑलरेडी पहले पढ़ लिए होंगे, उसको रिवाइज किया होगा थोड़ा सा, हाँ। और इस बार थोड़ा बेटर पर्सपेक्टिव से पढ़े उनको। तो जो सब्जेक्ट चल रहा है उसके न्यूमेरिकल्स भी करते जा रहे हैं, उस टाइप से पूरा चलते गया। उसके बाद अक्टूबर में फिर वापस एक रिवीजन वाला फेज स्टार्ट हुआ मेरा, जिसमें एक एक सब्जेक्ट पिक करना है, रिवाइज करना है। फुल उनका नोट से mock रिवाइज देना करते है। थे या शॉर्ट नोट से रिवाइज करते थे? फुल नोट्स Full notes से ये अक्टूबर के टाइम पे फुल नोट्स, शॉर्ट नोट्स बाद में आएंगे। मतलब रिवीजन भी इतना स्ट्रांग हो गया था मेरा एग्जाम तक कि मैं सिर्फ पेजेस टर्न करती, मुझे पेजेस पूरे विजुअलाइज थे कि यहाँ पर ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। तो वही था, एक वो डिसिप्लिन था कि सुबह से शाम तक इतने इतने घंटे पढ़ना है, और वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। क्योंकि लोग बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि जो पढ़ रहे हैं उतने घंटे, बट उतना प्रोडक्टिव इफेक्टिव नहीं है उतना। करेक्ट। तो मेन उसमें ये रहता है कि जो क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं वो तो उस दिन भी बन जाएंगे, जो नहीं बन रहे हैं वो हमारा फोकस होना चाहिए। सही बात है, ट्रू। तो जो क्वेश्चंस नहीं बने हैं उनको देखना, उसमें क्या गलती करी है, चाहे वो कैलकुलेशंस की गलती हो, चाहे हमारे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको फिगर आउट करना, हेल्प लेना कोचिंग पर जो भी गाइडेंस मिल सकती है। और फिर उसके बाद आपकी जो कॉमन मिस्टेक्स उनको लिख लेना कि ये हम यूजुअली ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इस टाइप से पूरा फॉर्मेट। और उसके बाद फिर मैंने आई थिंक दिसंबर में पीवाईक्यू सॉल्व करे, तब बनने लगे थे। तब भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, नहीं बन रहे हैं। मार्क्स भी ऐसा था, मॉक्स चल रहे थे तो इनिशियली कम आ रहे थे, दूसरों के ज्यादा आ रहे थे। इनिशियली आते थे 36, 40, फिर 45 पे। और दोस्तों के कितने आते थे आपके? 65। तो डिमोटिवेशन नहीं होता था देख के? मतलब वो होता था, बट वही एक पॉइंट है कि मैंने एक लेवल बाद सोचा था कि हमें उनसे नहीं कंपेयर करना है। सही बात मुझे अपने मार्क्स पे अपना इम्प्रूवमेंट करना है। True. अपने ही इम्प्रूवमेंट करने से फायदा है, दूसरों को सोच के तो क्या ही मिलेगा। वही। और उसके अलावा भी ऐसा भी नहीं है कि आपके कंसिस्टेंटली बढ़ते जाएंगे। मेरे अच्छे मार्क्स चल रहे थे, 50 अराउंड आने लग गए थे, 55, 60 होने लग गए थे, फिर एकदम से एक टेस्ट में 47 आ गए, फिर आपको एकदम से लगता है कि ये क्या हुआ। बट वो वही है कि कंसिस्टेंटली हर कोई हर चीज में परफेक्ट नहीं होता, हर सब्जेक्ट में। सही बात है। तो और कभी पेपर टफ भी बन जाता है, कभी इजी बन जाता है, टफ बन गया मार्क्स डाउन हो जाएंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा भी रहता है कि शायद आप पे कुछ और चीज का स्ट्रेस था, या आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आप उतना बेस्ट वे में परफॉर्म नहीं कर पाए। तो एक पर्टिकुलर या दो पर्टिकुलर टेस्ट के बेसिस पे जज मत करो अपने आप को। आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहो, जो होगा लास्ट में देखा जाएगा। बट हमारी साइड से एफर्ट्स में कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब आपने तो अभी फर्स्ट टाइम हमें बताया कि 31 आपका अक्टूबर में आपने सिलेबस को बाइंड अप किया। हाँ। ये एक्चुअली हमारे आइडियोलॉजी होती है। हम हमेशा बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि 31 अक्टूबर तक लास्ट होना चाहिए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो बच्चे पहले भी स्टार्ट कर लेते हैं, हाँ। तब भी, क्योंकि थोड़ा सा कंप्रेहेंसिव वे में पढ़ाया जाता है। मतलब अगर मैं जीएफजी की बात करूं तो जैसे हमारे कोर्सेज का जो ऑफलाइन के जो कोर्सेज के ड्यूरेशन होते थे वो लगभग 500 के आसपास आवर्स का होता था। ओके। पर जब हम ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं तो वो लगभग 900 आवर्स का है। तो 900 आवर्स का कोर्स को देखना अपने आप में लगभग 7 महीने का टाइम लगता है। बिल्कुल। तो हमने जितने भी प्लान बनाए वो ऐसे प्लान बनाए कि 31 अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा प्लान हमारा भी, जबकि हमें नहीं पता था, हमें ऐसा लगता है कि 31 तक हो जाना चाहिए। हाँ। उसके बाद नवंबर
रिवीजन चलना चाहिए, बिल्कुल। बच्चे को रिवीजन करना चाहिए। हाँ, नवंबर से ही रिवीजन, और रिवीजन भी करने का सबसे बेस्ट तरीका मॉक लिखो। हाँ, और जैसे आपने भी फुल लेंथ टेस्ट लिया होगा, टेस्ट सीरीज लिया होगा, बिल्कुल। मल्टीपल जगह के लिया होगा, हाँ, राइट। अभी हम भी सजेस्ट करते हैं बच्चों को, इवन मैं तो यहाँ पे अभी पढ़ा रहा हूँ, पर बच्चों को जहाँ पे लेना है लो, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट सीरीज लो, ताकि मल्टीपल जगह का आपको आइडिया हो कि क्या चल रहा है। बिल्कुल। और क्वेश्चंस के ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आपके पास एक्यूमुलेटेड फॉर्म में मिलता है, हाँ, ज्यादा आपको सीखने को मिलता है। और आजकल की टेस्ट सीरीज जो बनाते हैं लोग, वो थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं कि मैं टफ बनाऊंगा ताकि लोगों को लगे कि मेरा बेस्ट है, हाँ, तो वो गेट से भी ऊपर निकल जाते हैं। तो बच्चों को बोलता कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप ऊपर प्रिपेयर करोगे तो नीचे के लेवल के क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। तो वो बच्चों को हम हमेशा सजेस्ट करते हैं यहाँ पर। फिर अक्टूबर कंप्लीट, मॉक लेना शुरू किया, कम आए कम। और ये चीज मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ, ज्यादा कम वाले, अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, मोबाइल मेरा वहां रखा हुआ, अभी दिखा भी देता मैं। उसका है, सर मेरा 42 आ रहे थे, फिर मैंने नोट डाउन किया कि क्या क्या कमी रहेगी, मैंने उस पर वर्कआउट किया, फिर मेरे 45 आए, हाँ, फिर 57 आया, हाँ, फिर 42 आ गया, कम हो गया। अच्छा, बोला सर मैं डिमोटिवेट हो गया। उन्होंने मेरे को मैसेज भी किया, पर मैं उस समय रिस्पॉन्स नहीं कर पाया उसको। हाँ, हाँ, बोला अब मैंने वापस लिखा, मेरे 64 आया सर, अब मैं कॉन्फिडेंस में वापस। तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा ऐसे स्ट्रेट लाइन चलता है तो आदमी मर चुका होता है, हाँ, जिंदा हो तो ऊपर नीचे चलता रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज लर्निंग इंपॉर्टेंट है। हाँ, रिवीजन करने का आपका क्या तरीका, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे आजकल रिवीजन में होते हैं, उनको पता नहीं होता रिवाइज करना है, इसलिए करना है। हाँ, हाँ, कहते हैं सर जब तक 5वें सब्जेक्ट के रिवीजन पे जाते हैं, ऐसा लगता है पहले सब्जेक्ट की फिर जरूरत पड़ गई रिवीजन की। बिल्कुल। तो आप रिवीजन के लिए बच्चों को क्या बताना चाहेंगे, कैसे रिवाइज करना चाहिए उनको? जो मैं करती थी कि एक सब्जेक्ट उठाया, उसका थरो रिवीजन किया, उसके क्वेश्चंस कितना टाइम लगता था उसको रिवाइज करने में, एक सब्जेक्ट को? नोट्स को रिवाइज करने में 2 दिन लगते थे। ओके। मतलब आप सुबह शाम का टाइम काउंट करो, एक ही मतलब सब्जेक्ट उठाते थे या 2 सब्जेक्ट पैरेलली आप करते थे? नहीं, एक सब्जेक्ट उठाया ताकि आपका पूरा दिमाग उसी में रहे, कंसंट्रेशन के साथ आप कर रहे हो। True. फिर वो पेस पे रहता है कि जैसे आपकी क्या, अभी उस टाइम टाइम था मेरे पास, तो मैंने एक एक सब्जेक्ट उठाया, फिर उसके बाद दो को पैरेलल करके उठाने लग गए। मतलब मैंने करीब 3 बार रिवीजन किया था अच्छे से, हर सब्जेक्ट का 3 बार रिवीजन हुआ। ये चीज मेरे साथ भी हो रही थी कि पहला सब्जेक्ट पढ़ते थे, 5वें पे पहुंचते थे तो पहला भूल रहे हैं, बट वो ऐसा वही होता है। है कि आप कंसिस्टेंटली बार बार उसको रिवाइज रिवाइज करोगे करते रहो, तो true. चीजें होते जाती है। और दूसरी चीज ये है, ये मुझे बहुत बेनिफिशियल लगी कि जब मैं कोचिंग जाती थी तो मैंने अपने साथ एक फ्रेंड भी था मेरा, वो भी स्टडी करता था। तो उससे ऐसा होता है कि अगर आपके पास किसी की कंपनी है तो पहली चीज तो आप क्लासेस नहीं मिस करते हो, कुछ ना कुछ कि अरे वो आ रहा है तो हम भी जा रहे हैं, इस सही टाइप बात से है, एक शेड्यूल बन जाता है। बिल्कुल। सेकेंड चीज का बेनिफिट ये रहता है कि आप डिस्कशंस करते हो, तो वो डिस्कशंस हमेशा आपको याद रहते हैं। आप जितना बुक में नहीं पढ़ पा रहे हो, बुक में जितना याद कर रहे हो, वो शायद उतना एफिशिएंट नहीं रहता जितना डिस्कशन से हम सीखते हैं। ट्रू। तो एक अगर ऐसी कुछ कंपनी भी मिल जाती है जिसके थ्रू आप कुछ ग्रुप स्टडी कर रहे हो, मतलब टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, आपको वो रखना पड़ेगा बैलेंस की, कितना आपको सेल्फ स्टडी करना है, कितना ग्रुप स्टडी करना है, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सही बात है। एक और चीज, जैसे आप लोग, आप कुछ डाउट वो लिखते थे, मॉक टेस्ट लिखते थे रिवीजन के बाद, रिवीजन के मॉक के अंदर क्या क्या चीजों का आप ध्यान रखते थे? ऑफ कोर्स अगर आपके 42 मार्क्स आए या 40 मार्क्स आए तो 60 मार्क्स के क्वेश्चन पहले में नहीं आए, तो आपकी क्या क्या लर्निंग रहती थी, आप कैसे उस मॉक से सीखते थे? हाँ। और कैसे उसको दूर करते थे उन चीजों को? एक अप्रोच होती है स्टूडेंट्स की कि बहुत सारे टेस्ट दो तो शायद आप सीखोगे, बट उसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि आपने पहले टेस्ट से जो दिया था आप वो भूल जाते हो उसकी लर्निंग। तो मेरा यही रहता था कि जो टेस्ट दिया है उसी को थरोली वापस देखो कि उसमें आपने क्या क्या गलतियां करी है, उसी क्वेश्चंस को वापस करके देखो और फिर उनकी लर्निंग्स लिखो कि आपने ये किया है। दूसरी चीज कि बहुत ज्यादा भी लिखने पे मैं नहीं वो करती थी कि हर चीज जो भी सही लग रही उनको लिख लो, क्योंकि वो लिखा हुआ ही रह जाता है एग्जाम के डे तक। तो उसको आपको कैप्चर करना है, मेमोराइज करना है, वो एक रहता था, लिखो बट एट द सेम टाइम वो याद रहनी चाहिए वो चीज। सही बात है। यूजुअली ऐसा था जिस दिन एग्जाम हमारे टेस्ट रहते थे, मैं क्या करने लग गई थी कि मैं उस दिन नहीं देती थी जिस टाइम पर टेस्ट चल रहा है, मैं उस टाइम तक पढ़ती थी, मैं रात तक पढ़ती थी और नेक्स्ट डे जाके उनसे पेपर लेके वहीं पे कोचिंग पे बैठ के टेस्ट देती थी। तो ये ऐसे 3-4 बार टेस्ट में हुआ। फिर सर ने मुझे बोला कि बेटा तुम्हारी प्रिपरेशन लास्ट डे तक भी कंप्लीट नहीं होगी, तुमको उस दिन तक भी ये लगेगा कि कुछ रह गया। तुमको वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि मुझे अभी दे दो और मैं अभी कर सकती हूँ। सही बात। तो उसके बाद से वो चीज मैंने करके देखी एंड मुझे सही में लगा कि इतना डिफरेंस नहीं पड़ता है। आप उस टाइम पर भी प्रिपेयर्ड ही रहते हो, आप बस मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहते उस पॉइंट। ट्रू। मैं मतलब इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल एक और देता हूँ। जब मैं अपने टाइम में प्रिपेयर करने के लिए, मैं तो 3-4 महीने का टाइम बचा था, 3 महीने का, तो मैंने तो कितना ही पढ़ा होगा, कुछ नहीं पढ़ा होगा। मेरा पर मैथ्स बहुत स्ट्रांग था, मतलब मैं बेसिकली बिहार से हूँ, तो मैथ्स मेरे रग रग में बहता था। मतलब ऐसे चीरा लगेगा ना, खून बाद में आएगा, पहले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बाहर निकलेगा। तो
तो मैथ्स मतलब पहले से ही स्ट्रांग था मेरा, उसमें ज्यादा मैंने एफर्ट नहीं लगाया। जब मैं सेंटर पे गया, थोड़ा बहुत पढ़ पुढ़ा के गया, तो मैं ऐसा मान के चलता था कि जितना पढ़ लिया मोर देन सफिशिएंट है, जो नहीं पढ़ा वो नहीं आएगा। हाँ। तो मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता था, और अगर वहां पे जाके मैंने पढ़ भी लिया तो क्या गारंटी कि वही जाएगा, सही बात। तो मैं उसको छोड़ देता था। पर मैं सेंटर पे जब गया तो देखा मेरे ही कॉलेज के कुछ बच्चे नोट बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं बैठ के नोट्स, उनको देखता था, मैंने कहा यार ये क्या ही कर लेंगे अब। और उनको देख के मैं बड़ा ही मोटिवेट होता था, जो अभी तक पढ़ रहा है उसको क्या ही आता होगा। तो और उनको आके मैं डिमोटिवेट जरूर करता है, जैसे कोई फार्मूला पढ़ रहा है, ये नहीं आएगा नहीं आएगा, राइट। तो उसको मैं बोल भी जाता था। फिर मैं सेंटर के अंदर गया एग्जाम देने के लिए, और वो जितने भी लोग थे क्वालिफाई सब किए, किसी के 4000 रैंक आई होगी, किसी के 3000 रैंक आई होगी, एक मैं ही था उनमें से जिनकी ऑलरेडी रैंक 23 आई थी। तो उनको देख के उनको आइडिया लगा कि यार ठीक है। और मैं बच्चों को ही बोलता हूँ, सेंटर वेंटर पे कुछ लास्ट गेट एक ऐसा, यार सिलेबस इतना है, देखो आप लास्ट डे तक भी आपको फील होगा कि नहीं हुआ। और ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, ऐसा AIR1 से भी मैंने इंटरव्यू में पूछा है कितनी बार कि तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई थी, कह हंसने लगा, सर कहाँ होती है सर, लास्ट मोमेंट तक उसकी भी प्रिपेयर नहीं हुआ था। तो फिर आप लोगों का तो क्या ही होगा। तो बस ये है कि जितना कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं, अच्छे से करके जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेके जाना, वो सबसे ज्यादा जरूरी। कॉन्फिडेंस अगर टूट जाता है तो फिर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इजी भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता था जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, एक मॉक दिया नहीं बन पा रहे हैं, हाँ। दूसरा मॉक दिया नहीं बन पा रहे हैं, रिवाइज कर दिया फिर भी नहीं बन पा रहे हैं, हाँ। ऐसा कभी हुआ कुछ आपके साथ? मुझे सब्जेक्ट तो याद नहीं है, बट एक कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी। अपनी साइड से मैंने अपनी बेस्ट एफर्ट्स डाल दी थी, फिर भी वो क्वेश्चन नहीं बन रहा था। तो फिर उसके लिए यही डिसाइड किया कि ठीक है, अब ये टॉपिक नहीं बन रहे हैं, छोड़ देते हैं इनको, 100 में से 100 तो लाना ही नहीं है। लाना नहीं है। और उसकी जगह उतनी ही एनर्जी अब हम दूसरे सब्जेक्ट में लगा देते हैं, वहां जो लूज हो रहा है मार्क्स वो कहीं से और गेन कर, बिल्कुल कंपनसेट कर ले। ये बहुत अच्छा अप्रोच है इस चीज के लिए। शॉर्ट नोट्स भी बनाते थे आप? हाँ, मैं बनाती थी, बट ज्यादातर मेरा ऐसा रहता है जैसे बुकलेट सॉल्व करे तो वहीं पर ही टॉप पे पेज पे लिख दे कि इसका ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो उससे एक बेनिफिट ये रहता है, जब आप शॉर्ट नोट्स लिखते हो तो आप ऐसे थ्योरी जैसे ऐसे जैसे पढ़, जब यहाँ देखते हो तो आपको क्वेश्चन दिखता है और उसमें क्या लॉजिक लगाना वो ऊपर ही दिख गया आपको, तो आपको काफी एग्जाम जैसी अप्रोच लगती है कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और फिर आप लॉजिक डेवलप कर रहे हो। ये तो बहुत अच्छा अप्रोच है। ये बच्चों को जनरली मैं इवन थ्योरेटिकल चीजों के लिए मैं बोलता हूँ कि जो उन्होंने नोट्स बनाए, आप चाहो तो शॉर्ट नोट चाहे अलग से बनाओ, नहीं बनाओ तो उस पूरे पेज की जो समरी होती है ना ऊपर लिख लो कहीं पे। बिल्कुल। तो आप कितनी बार जब आप सेकंड थर्ड टाइम जब रिवीजन में जाओगे तो नोट्स पढ़ने की जरूरत है, ऊपर देखा काम बढ़ गया। और कितनी बार आपको पेज ही हाथ ऐसा जाएगा जहां पर आपको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, वहीं पर नजर सबसे पहले जाएगी। तो कितनी बार ऐसा होता है, जो बच्चों को भी हम सजेस्ट करते हैं। एक और चीज, जब आपने गेट का फाइनल ईयर में पेपर देके आ गए, लिख दिया पेपर, बाहर आए, कॉन्फिडेंस थे कि सही गया पेपर, इतनी रैंक आ जाएगी कि डाउट था कुछ मन में? मैं बाहर आई और दूसरे लोगों से इंटरेक्ट किया तो सबका ऐसा कहना था, अरे बहुत टफ पेपर है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे तो टफ लगा ही नहीं उतना। तो फिर उस पॉइंट पर मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि देख, या तो बहुत ही बुरे मार्क्स आएंगे या तो बहुत ही अच्छा जाएंगे, अब देखते हैं क्या होता है। बट एक कॉन्फिडेंस था कि मैंने अपनी साइड से गलतियां नहीं करी है, क्रॉस चेक किया है। वो 3 घंटे उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में 1-2 क्वेश्चंस पे अटक गए, बहुत टाइम दे दिया उनमें। उसके बाद आपने देखा कि टाइम नहीं बचा तो रश करने लगे, रश में कुछ समझ नहीं पड़ रहा है, गलत क्वेश्चंस मार्क कर रहे, कुछ भी हो रहा था, बहुत बहुत मैसअप हो गया था। बट सेकंड टाइम बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में कि पहले इनको करना है, फिर इसको करना है, एप्टीट्यूड करना है, पूरा प्रॉपर सीक्वेंसिंग, प्रॉपर ऑर्डरिंग, प्रॉपर तरीके से आपने सारी प्रिपरेशन को लिया था, सिस्टमैटिक। और जो आप टफ का बोल रहे थे ना, ये मैं भी बच्चों को हालांकि बहुत बार बताया हूँ, तो बच्चे अवेयर भी होंगे। जब मैं खुद पेपर देके आया था तो मैंने मॉक टेस्ट भी नहीं लिखे थे, एक लिखा था सिर्फ। अच्छा। उस समय ऑफलाइन, आपके ऑनलाइन होता था ना आपके टाइम? हाँ। 2013 से तो ऑनलाइन, 14 से ऑनलाइन हो गया था, पहले ऑफलाइन चलता था पेपर। तो मैंने एक मॉक लिखा, सिर्फ लिखा था कि देने के लिए कि होता कैसे पेपर। उसके बाद मैंने लिखा ही नहीं कभी, क्योंकि मेरा सिलेबस ही नहीं हो रहा, 3 महीने में तो क्या ही कर लूंगा मैं। एग्जाम दे के आया, मैंने सारे क्वेश्चन को समानता की नजर से देखा, क्वेश्चन मैं करके आ गया, जितने आते थे कर लिया, जितने नहीं आते थे छोड़ छाड़ के मैं बाहर आया। तो दोस्तों ने मेरे से पूछा कि कैसा हो पेपर, मैंने कहा इजी था यार, हो गया पेपर। कह रहा पागल है क्या, पेपर टफ था। अब मैं जिसके साथ प्रिपरेशन करता था मैंने उसको सबसे पहले ढूंढा, है देखा मुंह लटका के पीछे से आ रहा है वो, तो मैंने उससे पूछा भाई कैसा था पेपर, कह रहा यार टफ था। अब मेरे को पता चल गया पेपर टफ था। अब मेरे से कोई पूछता पेपर कैसा था, बहुत टफ था भाई, बहुत टफ था। और एट द लास्ट जब रिजल्ट आया तो ऐसा हुआ। तो अब शायद दूसरों के लिए टफ और इजी का अलग है, हमारे हिसाब से जब आपकी, मतलब मैं इसलिए कंपेयर नहीं कर सकता था क्योंकि मैं पहली बार दे रहा था, तो मुझे नहीं पता था टफ क्या होता, इजी क्या होता। मेरा मैथमेटिक्स अच्छा था, मेरा एप्टीट्यूड लेवल अच्छा था, मैं बहुत सारे क्वेश्चन को उस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझता था,
पर मैं एप्टीट्यूड के अप्रोच से उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और बन भी जाते हैं। पेपर लॉजिकल होता है, बिल्कुल। बहुत सारे पेपर लॉजिकल्स होते हैं। मैं ऑप्शन को एलिमिनेशन पे ज्यादा बिलीव करता था। हाँ। नहीं आ रहा है तो भाई दोस्त नहीं तो पहले दुश्मन को पहचान लो। तो मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करता था और बहुत बार एलिमिनेट करने के बाद मुझे आंसर मिल जाता था। बिल्कुल। एक और जो मेरा फंडामेंटल अप्रोच था, जो मैंने जेई के टाइम में सीखा था, यूनिट से। गेट के 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे कुछ नहीं पता, बस ऑप्शन के मैंने यूनिट से पहचाना। अच्छा। क्वेश्चन को मैंने देखा, ये क्वेश्चन ये है, इसका फाइनल जो फॉर्मूला जो बन रहा है, इसका यूनिट ये आना चाहिए। ओके। मैंने ऑप्शन का नाम मुझे कुछ पता, मैंने 4 ऑप्शन देखा, मैंने कहा यार ये तो इसी में यूनिट मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, आगे बढ़ गया और वो एक्चुअली सही था। वाओ। तो मैंने इस चीज को मतलब क्रैक कर लिया था। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बोलोगे सर तुक्का मार के हो, ये तुक्का नहीं, ये लॉजिक बोला जाता है इस चीज को। बिल्कुल। राइट। तो ये मैं आप लोगों को भी समझाऊं और इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी डेवलप हो जाती है। मेरा गेट का पता अप्रोच कैसा था, शायद ये अप्रोच आज के डेट में नहीं चलेगा, आज बहुत कंप्रेहेंसिव स्टडी मांगता है। मैं खुद जैसे डिजिटल लॉजिक पढ़ाता हूँ, तो हालांकि आता है 5-6 मार्क्स का ये, बट मैं उसको लगभग 50-60 आवर्स पढ़ाता हूँ ताकि बच्चों का कोई टॉपिक छूट ना जाए। बट मेरे टाइम में मैंने ऐसे प्रिपरेशन नहीं करी थी, मेरे पास थ्योरी पढ़ने का टाइम ही नहीं था। तो मैं क्या करता था, मैं क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी को डेवलप करता था। अच्छा। मैं डायरेक्टली अटेम्प्ट मैंने क्वेश्चन से किया था। हाँ। मैंने पीवाई वो सारे डाउनलोड कर लिए थे, कुछ पीवाईक्यू मॉक नहीं लगाए थे पर पीवाईक्यू डाउनलोड कर लिए थे। कुछ बुक्स आते थे, पीएसयू के सॉल्व पेपर होते थे, वो ले आते थे और मैं क्वेश्चन सॉल्व, अच्छा ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, अच्छा ये है इसको। तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत तगड़ी हो गई थी। मतलब आप मेरे से क्वेश्चन दोगे, मैं निपटा देता था उस क्वेश्चन को। ये धीरे धीरे आने लग जाता। और आपके अगर कंसेप्ट अच्छे हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो फिर तो रैंक तो डेफिनेटली आएगा। बिल्कुल। और ये मेरा अप्रोच था। ऐसा नहीं कि अप्रोच आप पे काम कर जाएगा या किसी पे कर जाएगा, सबका अपना अपना टेक्निक होता है। आज के डेट में बता रहा हूं, मेरा जो अप्रोच था वो आउटडेटेड हो गया। दर्शिका जो बता रही है वो अपडेटेड अप्रोच है जो आपको यूज करना चाहिए। कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पीवाईक्यू सॉल्व करिए, नए क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अक्टूबर तक कोर्स को कंप्लीट करिए, बाइंड अप करिए कोर्स को, फिर जंप करिए आप सीधा रिवीजन के ऊपर और फिर आप फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, मल्टीपल जगह के लगाइए फुल लेंथ टेस्ट और धीरे धीरे मार्क्स को इंप्रूव करते रहिए उसके अंदर। कभी ऊपर भी जाएगा, कभी नीचे भी जाएगा, बट ओवरऑल आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको सीखना है उससे। फिर आप गेट का पेपर देके आ गए और इस समय आपको सब्जेक्ट टफ वाला ये सारी चीजें रही, रिजल्ट आया AIR 37, कैसा लगा? फिर उस समय फिर उनको कॉल करके बुलाया, अबे तुम टफ वालों इधर आओ, इधर आओ, बुलाया सबको? उन्होंने एक्चुअली बुलाया अच्छा। कि उस टाइम तो बोल रही थी कि इजी है, हम बोल रहे थे टफ है। फिर तूने ऐसा बोला था कि नहीं नहीं यार शायद मैंने जबरदस्ती गलत मार्क कर दिए, तो उनको काफी वो चीज लगी कि ये मतलब काफी बड़ी बात थी, क्योंकि इवन आप टियर 3 कॉलेज से, तो आपके कॉलेज में भी बहुत बड़ी बात होती है अगर काफी अच्छी रैंक आती है। और जितना सपोर्ट आपको फैमिली से मिलता है, क्योंकि आपकी एक रेप्यूटेशन सेट हो जाती है कि आप में भी कुछ क्वालिटी है, आप भी कुछ कर सकते हो। तो वो जो एटमॉस्फेयर था कि रिलेटिव्स आ रहे हैं और फ्रेंड्स के कॉल्स आ रहे हैं, वो बहुत अलग ही फीलिंग है, वो बिल्कुल अलग रहता है। मेरे टाइम में किसी को कॉल नहीं किया। पापा को बोला गेट में, पापा को पता ही नहीं, फादर क्लर्कल बैकग्राउंड से, उनको गेट वेट इंजीनियरिंग का आइडिया नहीं। तो मैंने पापा को बोला गेट में ऑल इंडिया 23 आया, तो पापा को पहले यही नहीं पता चला ये क्या होता है। अच्छा। मैंने कहा पापा ये एक एग्जाम होता है, तो हाँ ठीक है, उनको लगा सेमेस्टर में जैसे होता आया होगा, हाँ ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता चला। बाद में भी पता है, अभी भी पापा को मैं गेट का, उनको ज्यादा आइडिया नहीं है गेट वेट क्या होता है ये सारी चीज। अच्छा। हाँ, इसरो का जब निकला तब उनको पता था भाई ठीक है अब कोई बड़ा एग्जाम निकाला है लड़का। और बिहार में हमारे क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज्यादा वो मांगते हैं कि क्लर्क ही बनो पर बनो सरकारी। तो वो रैंक अगर आप बोलोगे इससे मेरे को IIT में जाने का मौका मिल रहा है, वो कह रहे ठीक है यार, सरकारी नौकरी लग रही कि नहीं लग रही ये बताओ। हमारे इधर का एक ट्रेंड है थोड़ा सा। अच्छा एक चीज और, आपके साथ जो प्रिपेयर कर रहा था लड़का, जो मतलब आप लोग साथ में, उसकी क्या रैंक आई थी? उसकी आई थी 86-87 कुछ थी। ओके, मतलब यार देखो एक चीज और बता देता हूँ, अगर 2 सही पढ़ने वाले अच्छे तरीके से अगर साथ में पढ़ रहे होते हैं तो दोनों की रैंक अच्छी आती है। बिल्कुल। और एक भी अगर डामाडोल कंडीशन है और एक सीरियस भी है तो दोनों की रैंक डाउन हो जाती है। इसका आपको एक लाइव एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। एक स्टूडेंट मेरे को बता रहा था, वो पढ़ रहा था और उसकी ठीक ठाक प्रिपरेशन चल रही थी, उसके रूममेट की प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, उसका रूममेट बार बार उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। अच्छा। तो उसने क्या किया, अपने रूममेट को बोला तू भी गेट का फॉर्म भर। उसने उससे भी भरवाया, रूममेट का गेट का फॉर्म भरा। हाँ। उसने भी, और गेट का जब फॉर्म भरा तो अब वो फॉर्म में जब पैसा लग जाता है तो थोड़ा सा अंदर लग जाता है, थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। तो वो उसकी हेल्प करता था, जो पढ़ने वाला लड़का था वो उसको पढ़ाता था, देख ऐसे ऐसे क्वेश्चन होता है। और जब रिजल्ट आया तो हालांकि उसकी भी 700 के आसपास रैंक आई, जो नहीं पढ़ना चाहता था, और जो पढ़ना चाहता था उसकी मेरे ख्याल से 74 के आसपास रैंक आई।
अगर आप टॉपर्स के साथ रह रहे हो तो आपकी रैंक इंक्रीज भी हो जाती है, तो उनका सपोर्ट करना है, उनको खींचना नहीं अपनी तरफ, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप, अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, रैंक आ गई, अब कॉलेज में जाना है, अब है आईएससी और आईआईटी, सीएस के लिए आईआईटी बॉम्बे, दो चीजें। थोड़ा डिफिकल्ट था चूज करना कि माइंडसेट में पहले से ही फिक्स था कि कहाँ जाना है? नहीं, डिफिकल्ट था, बहुत बड़ा चैलेंज था ये कि किधर जाना है, क्योंकि दोनों के प्रोज एंड कॉन्स समझे। तो उस टाइम पर जो मुझे पता चला था कि आईआईटी बॉम्बे काफी यंगस्टर्स की क्राउड रहती है, आपका पूरा बीटेक का क्राउड है, एमटेक का क्राउड है मेनली, और कंपेयर टू दैट आईएससी इज मोर अबाउट रिसर्च, तो पीएचडीज बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे पोस्ट डॉक्टरेट्स वगैरह, वहां पर अंडर ग्रेजुएट्स बहुत कम रहते हैं। अंडर ग्रेजुएट का तो प्रोग्राम ही बाद में भी शुरू हुआ रिसेंटली। हाँ, उस समय तो सिर्फ वो एमटेक, एमएस और यही सारे प्रोग्राम्स होते हैं। सेकेंड चीज ये थी कि आईआईटी बॉम्बे का नाम हर किसी ने सुना है, आईआईएससी बैंगलोर शायद उतने लोगों ने नहीं सुना है, वो भी एक चीज थी कि मतलब पॉपुलैरिटी भी एक फैक्टर होता है। डेफिनेटली। तीसरी चीज ये थी कि सब्जेक्ट्स जाने की कैसा क्या डिफरेंस है, तो वो तो ऑलमोस्ट दोनों में इक्वल लग रहा था, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे थे दोनों जगह के, तो एक वो डिसीजन था कि किधर जाना है। फिर कोविड भी चल रहा था उस टाइम पे, तो ऑफलाइन ऑनलाइन का भी बहुत सारा कंफ्यूजन था। तो फिर पता चला कि आईएससी ऑफलाइन सपोर्ट कर रहा है, आईआईटी बॉम्बे ऑनलाइन सपोर्ट कर रहा है। और हम सब जानते हैं कि जो हम क्लास में बैठकर सामने टीचर को देखकर जो पढ़ते हैं वो बहुत डिफरेंस आता है कंपेयर टू ऑनलाइन की हाँ लैपटॉप चालू है, हम बैठे हैं, हम लेटे हैं, तो वो बहुत डिफरेंस पड़ता है कि आप जो क्लास में बैठ के पढ़ते हो। तो एक वो फैक्टर था जिसकी वजह से मैंने देखा कि शायद आईएससी बैंगलोर सही रहेगा, और फिर मैं गई और फिर मुझे ये चीज़ सही भी लगी, क्योंकि जो मैंने बाद में देखा, जो मेरे आईआईटी बॉम्बे में फ्रेंड्स थे, उन्होंने ये बोला कि आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर्स का थोड़ा ज़्यादा फोकस उनके अंडरग्रेड्स की तरफ रहता है, क्योंकि वो उनका सॉर्ट ऑफ क्रीम क्राउड है, मेन क्राउड है सही। और इधर आईएससी में रिसर्च को पूरा वो प्रमोट करते हैं, बट एट द सेम टाइम मतलब उन्होंने एमटेक रिसर्च को भी बहुत फोकस दिया था। तो मुझे वो चीज़ लगी और वो सही भी था। तो उसके बाद वो जो आईआईएससी बैंगलोर वाला डिसीजन था वो उसकी तरफ इंक्लाइंड हो गया आपके, बस इस तरफ और वो काफी अच्छा डिसीजन था। और बहुत सारे लोग एक्चुअली में क्या होता है, इसमें मेरे को दो तरीके के सिनेरियो देखने को मिले जिनसे भी मैं मिला, तो शायद मैं भी बच्चों को थोड़ा सा इस बारे में गाइड कर सकता हूँ कि जो आईएससी और आईआईटी का बॉम्बे का, दोनों की एक्टिविटी अपने हिसाब से बेस्ट है। दोनों का कभी ऐसा नहीं कि एक 19 और एक को 20 आपने कंपेरिजन कर लिया, स्पेशली अगर मैं सीएस की बात करता हूँ। दूसरे ब्रांच में मैं कर सकता हूँ, बहुत सारे ब्रांच ऐसे जिसमें बोलूंगा आईएससी इज फार बेटर देन आईआईटी बॉम्बे, बहुत सारी चीजें, पर सीएस के लिए मैं बोलूंगा कि दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल है। आप अपने हिसाब से ऑप्ट कर सकते हो, वहां भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इधर भी मिलेगी, बट अगर आप मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स रिसर्च रहते हैं तो आप आईएससी की तरफ जाइए। मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स आप सिर्फ प्लेसमेंट की तरफ रहते हो कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां हैं, बेटर पैकेज पे कंपनी आपको मिले, तो वो आपको आईआईटी बॉम्बे की तरफ देखने को मिलेगा। कल्चरल फेस्ट की बात करो, ये सब चीजें आप लाइफ जीना चाहते हो तो आईआईटी बॉम्बे की लाइफ आपको ज्यादा बेटर मिलेगी रादर देन आईआईएससी। आईआईएससी में रिसर्च ओरिएंटेड, हालांकि देखो दोनों का कैंपस बहुत ही ब्यूटीफुल है। फॉर्चुनेटली मुझे दोनों ही जगह जाने का मौका मिला, तो दोनों का ही कैंपस जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत तगड़े तरीके से बना हुआ है। एक और चीज जो बच्चे ने मुझे, एक स्टूडेंट जो मिले थे पॉडकास्ट के ड्यूरेशन में, उन्होंने मुझे बताया कि सर जब आप आईआईटी पहुंच जाते हो तो ऐसा नहीं कि लाइफ खत्म हो जाता, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि खत्म हो गया है, बट वहां आपको फाइट करना होता है जो बीटेक वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ भी 100%। और तो अगर बहुत सारे सिर्फ एमटेक के क्लास जो देखते हैं 15-20 बच्चों का है, 30 बच्चों का, बस यहीं तक कन्फाइंड हो जाते हैं, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। हाँ। पर जो अपने कंपटीशन के अंदर बीटेक वाले को भी मान लेते हैं और वो उसके हिसाब से 2 साल मेहनत करना शुरू कर देता है, तो कंपनी में उसको प्रेफरेंस मिलता है। और जिस स्टूडेंट ने बताया था, उसने क्वालकॉम में 51 लाख के पैकेज को ज्वाइन किया रिसेंटली। नाइस। तो उसने बोला कि सर मैं तो हमेशा से उन्हीं को कंपटीशन में मानता था। तो क्या आईआईएससी में, चलिए ऐसा तो नहीं है, बट आईआईएससी का सिनेरियो क्या रहता है, एक्टिविटी प्रिपरेशन का क्या रहता है, किस तरीके की चीजें रहती है? ये आई थिंक बहुत सही पॉइंट है जो आप बोल रहे हैं कि आईआईटीज में बीटेक से कंपटीशन रहता है। यहाँ मुझे वो कंपटीशन नहीं फील हुआ। यहाँ पर रिसर्च, मतलब जैसे मेरा कभी कोई एम्बिशन था नहीं कि रिसर्च करना है, बट वहाँ का आप जो एटमॉस्फेयर देखते हो, आपकी एक इच्छा होने लग जाती है कि शायद आप कुछ पेपर लिख देते हैं, कुछ काम वैसा कर देते हैं, तो वो चीजें रहती है। बट एट द सेम टाइम कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि
प्लेसमेंट्स को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने उनकी साइड से पूरी एफर्ट्स डाली थी, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स जो पूरी कमेटी थी उनकी, सही। और वहां पर वो उनकी साइड से जो प्रेपरेशन की टर्म्स में भी हो सकता है वो भी उतना भी सपोर्ट करते थे। चाहे वो आपकी थीसिस हो तो थीसिस को थोड़ा सा बैक फुट रखवा कर कि ठीक है तुम अभी प्लेसमेंट टाइम पे ध्यान दे दो, तो मतलब इतना सपोर्टिंग रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ के प्रोफेसर भी आते हैं, साइकिल वाइकिल पे आ जाते हैं सुनने में। हाँ जी। ये भी काफी सही है। जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो उसमें वायरस साइकिल पर आता है, तो वैसा ही कुछ हमारे भी 1-2 प्रोफेसर्स थे, तो वो जैसे लैब जा रहे हैं तो अपनी वही नॉर्मल शॉर्ट्स वगैरह पहनी है और साइकिल पर जा रहे हैं, तो पहले दिक्कत लगती है कि इतने बड़े प्रोफेसर ऐसे जा रहे हैं, बट फिर आपको समझ में आता है कि वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है बाकी दुनिया में, वो उनके काम को लेकर बहुत पैशनेट है, और शायद उसकी वजह से आप भी उतना तो नहीं बनोगे बट आपको भी ऐसा लगने लगता है कि यार हमें भी फोकस्ड रहना चाहिए हमारे काम की तरफ, और शायद वो उस वजह से आपका काफी सारी चीजें चेंज होती है, आपके सोचने का पर्सपेक्टिव चेंज होता है, आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, क्वालिटी ऑफ वर्क करने की चीजें इंप्रूव होती है। आई मेट द वन ऑफ द प्रोफेसर, राइट, वो प्राइवेट कॉलेज के थे, प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट कॉलेज के थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, पर उनके पास साइकिल थी। वो कैंपस में जहाँ रहता था राजस्थान के अंदर, तो जहाँ पापा की जॉब थी पहले, तो वहाँ पे वो रहते थे और पास में रहते थे, उनका घर था, तो वो अंदर क्वार्टर में नहीं थे, वहाँ रहते थे, तो वहाँ से उनके पास एक साइकिल थी, एंड साइकिल इज ऑल्सो नॉट दैट मच ऑफ की बहुत बड़ी अच्छी साइकिल है। हाँ। पीछे लैपटॉप वाला बैग टांगते थे। हाँ। और वो मजदूर साइकिल नहीं थी, हीरो वाली जो होती थी वो साइकिल थी, लिटरली उनके पास थी, क्योंकि मैं देखता था उनका, वो मैथ्स पढ़ाते थे मुझे कभी कभी जब फ्री होते थे, वो आते थे, कॉलेज जाते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज, वापस चले जाते थे। कुछ टाइम बाद उनको प्रमोट करके वो चले गए अहमदाबाद। नाउ डेज वो आईटी ब्रांच के थे, बहुत ही ब्रिलियंट थे वो। आज के डेट में वो पीएमओ को जो आईटी सेल होते हैं ना, हाँ। उसके वो हेड है। वाओ। आज की डेट में तो वो, मतलब हम तो अंकल ही बोलते थे उनको, और उनको मैं देखता था बिल्कुल मोह माया से ऊपर उठे हुए हैं, साइकिल पे जा रहे हैं ऐसे, मतलब बहुत तगड़े तरीके से, और बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे वो। उसके बाद वहां पर भी आपको ऐसे ही प्रोफेसर दिखते होंगे, सब कुछ खतरनाक तरीके से। हाँ। तो वो रिसर्च में जैसे कुछ आपको डाउट आता है, कुछ जाते हैं रिसर्च के लिए वहां पे बात करने गए, तो क्या वेट करवाते हैं या फिर बताने लग जाते हैं पूरा एकदम? नहीं, वो हमेशा, मतलब आप उन्हें रात को क्वेश्चन लेकर चले जाओ कि शाम हो गई है, कोचिंग्स खत्म, मतलब सारी क्लासेस खत्म हो गई है, सब जा रहे हैं, फिर भी आप लेके जाओ तो वो देंगे, क्योंकि वही बात है कि वो बहुत पैशनेट है उस चीज के लिए। एग्जैक्टली। तो मतलब वो हमेशा से वही काम किए हैं, उनके पास इतने ऑफर्स आते हैं, बिल्कुल, बट वो क्विट करके वो उसी में लगे हुए हैं, क्योंकि वो पैशनेट है उस चीज के लिए, उनको उसी में मजा आता है। हाँ। उसके बाद प्लेसमेंट मास्टर कार्ड, अच्छी खासी कंपनी, कैसे हुआ प्लेसमेंट, इसका थोड़ा सा स्टोरी कुछ बताइए। तो फर्स्ट सेमेस्टर बाद हमारे लिए इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यूज हुए थे। बिल्कुल। तो उसमें बहुत सारी कंपनीज, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मतलब यही वो डिफरेंस आता है कि जब आप बीटेक में रहते हो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि ऐसी कंपनीज इंटर्नशिप के लिए भी ट्राई करते रहते हैं, मेल करते रहते हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता वहां से। और पेड इंटर्नशिप नहीं, मैं फ्री इंटर्नशिप की बात करता हूँ, वहां पे भी रिस्पॉन्स नहीं आते। सही बात है। तो वहां पर फर्स्ट डे से ही मास्टर कार्ड और यही सारे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़न सब कुछ आते हैं। तो वहीं पर आई थिंक मास्टर कार्ड का मैंने इंटरव्यू दिए थे। रिटर्न भी होता है उसके लिए कुछ? जैसे कुछ कंपनीज रिटर्न देती है, कुछ कंपनीज रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग करती है, वैसा टाइप का। तो मास्टर कार्ड ने क्या किया, रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग करी थी। प्रिपरेशन वही उसके लिए स्ट्रॉन्ग कर ली थी, पता था कि फर्स्ट सेमेस्टर बाद कंपनीज आएंगी, तो थोड़ा प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी थी, क्या पूछना है, किस डोमेन में फोकस करना है। फिर हो गया था मेरा वहां पर। इंटर्नशिप करी थी मैंने सेकेंड सेमेस्टर के बाद। तो सेकेंड सेमेस्टर में भी फिर पता था कि हमें इंटर्नशिप करनी है, कौन से चीजों पर काम करती है वो कंपनी, तो थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड स्टडी करे, उस टाइप के प्रोजेक्ट्स ले, तो वैसे टाइप की प्रिपरेशन करी थी। और फिर काफी अच्छा काम हुआ वहां पर, मुझे भी अच्छा लगा, कंपनी को भी अच्छा लगा, तो पीपीओ मिला था। और फिर तो अगर आपने अच्छे से वहां ईमानदारी से अपना काम कर दिया ना, तो आपको पीपीओ मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स है वो। इन सारे देखो, कंपनी को भी जब रिक्रूट करना होता है ना, रिक्रूट के प्रोसेस में बहुत पैसा खर्च होता है। हाँ। तो आप समझ लीजिए कंपनी भी अपना फायदा उठा रही है, बिल्कुल, कि वहां गए, इंटर्नशिप के लिए ले लिया, उसी टाइम में लर्न भी करवाया, सिखाया भी आपको, और आपको ऑब्जर्व भी के लिए कि वो आप उस कंपनी के लिए कितने सूटेबल है। अगर उनको लगा तो उनका तो पूरा प्रोसेस बच गया ना, फिर से रिटर्न कराओ, शॉर्ट लिस्ट करो, इंटरव्यू करो, जाओ उनके पास, कितनी सारी चीजें बच गई। तो कंपनी का तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट इस चीज के लिए होता है, और ये बेनिफिशियल भी रहता है। इस पूरी जर्नी को आपकी, अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ 3-4 लाइनों के अंदर अगर आपको पूरा बताना है, तो आप क्या वो लाइन कैसे कैसे पिक करेंगे? पहली लाइन तो ये होगी कि जब आप बीटेक में रहते हो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि ऐसी कंपनीज आएंगी। तो वही बात है कि वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है बाकी दुनिया में, वो उनको सिर्फ काम को लेकर पैशनेट है, तो वही बात है कि वो
एक सिंपल सा लाइफ चल रही थी जिसमें कुछ बहुत ज्यादा एम्बिशंस नहीं थी। True. शायद जैसी पूरी भीड़ जा रही थी वैसे उसी डायरेक्शन में चलते उसी जा रहे थे। डायरेक्शन में जा रहे थे। फिर शायद जो गेट का डिसीजन था उसने वो एक टर्निंग पॉइंट रहा, उसने काफी कुछ चेंज किया। और उसके बाद जो मैंने लाइफ एक्सपीरियंस करी है इन टर्म्स ऑफ कॉलेज, इन टर्म्स ऑफ कंपनी, हर चीज में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके कॉम्पेंसेशन के टर्म्स में, हर चीज में जो मैंने हाइक देखा है अपने अंदर, तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी। और मुझे ऐसा लगता है 25,000 को ठुकराया भी गया था। 25,000 को ठुकराया गया था, और उसके कंपैरिजन में जो इंटर्नशिप में ही मिले थे वो भी शायद मेरे फ्रेंड्स के फुल टाइम सैलरी से ज्यादा थी। गेस कर सकते हो? एक बार कमेंट में जरूर बताना कितनी सैलरी तो इंटर्नशिप की थी। तो वो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस आया। True. और शायद इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जितनी एफर्ट्स मैंने गेट के लिए दी थी, वो 1 साल मैंने बहुत मेहनत करी जो मैंने ड्रॉप ईयर था, और थोड़ा सा आप उसके पहले का भी मान सकते। सही। तो वो जो एफर्ट्स थी वो कंप्लीटली वर्थ थी। True. जो मैंने उसके बाद वो 1 साल के एफर्ट्स एक्सपीरियंस किया, आई डोंट थिंक कि मैं अगर बीटेक के बाद नॉर्मली जॉब करते होती, एफर्ट्स डालती, कंपनी में भी डालती, तो आई डोंट थिंक कि मैं इस लेवल पे पहुंच पाती जिस पे मैं अभी हूँ। तो इट हैज बीन एन अनबिलीवेबल जर्नी। और मैं पता है इसके लिए मैं बहुत बार सेमिनार लेता हूँ ऑफलाइन, जब बच्चों से डिस्कशन करता हूँ, शायद बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे जो सेमिनार के पार्ट होंगे। मैं हमेशा उनको एक चीज बोलता हूँ कि आफ्टर द बीटेक द लाइफ जो होती है वो बॉयज की, मैं बोलता हूँ कि फिर भी आसान होती है। व्हाई? बिकॉज मान लीजिए आपकी जॉब नहीं लगी, क्या होगा उससे ज्यादा घर वाले एक और मौका देंगे, क्योंकि सेटल तो करना है ना। नहीं लगी फिर एक मौका देंगे। तब जब तुम सेटल नहीं होंगे जब तक मौका मिलता रहेगा, भले फैमिली की कुछ भी कंडीशन हो, घर बेच के देंगे, खेत बेच के देंगे, पर देते रहेंगे। पर गर्ल्स की लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, राइट? और मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आपके साथ अगर जॉब नहीं मिली तो आपको 1 साल हो सकता है मौका मिल जाए। बहुत कंपनी, मतलब आपके फैमिली बहुत ज्यादा वो है, तो 1 साल और 2 साल मौका मिल जाए। उसके बाद आपके रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं आपके लिए, और आप मना नहीं कर सकते उस चीज के लिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी घर वाले मौका दे चुके हैं। और इवन अगर आपकी मान लीजिए जॉब लग भी जाती है और आप वही 3 लाख के पैकेज पे हो, सीटीसी पे हो, जहाँ पे 25,000 30,000 मिलता है, नो डाउट आपके लिए जो रिश्ते देखे जाएंगे ना वो अच्छे खासे देखे जाएंगे। हाँ, राइट? हाँ. वो लड़का जरूर, अगर आप 25,000 कमा रहे हो तो लड़का 1 लाख रुपए कमा रहा होगा, 2 लाख रुपए कमा रहा होगा। और मान लीजिए आपकी पोस्टिंग दिल्ली में और लड़के की पोस्टिंग बैंगलोर में, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। चूंकि उसका हायर एंड पे वो आपको बोलेगा एक काम कर, नौकरी छोड़, यहीं ढूंढ लेना कुछ, मैं मैनेज कर लूंगा तब तक। बिल्कुल। और टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत हार्ड ट्रूथ बोल रहा हूँ, आपकी इतनी औकात नहीं होगी कि आप मना कर दो। इतना डोमिनेटिंग चल रहा है। बट यही चीज अगर आप एक अच्छी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो, राइट, यही चीज आप किसी गवर्नमेंट में किसी डायरेक्टर की पोस्ट पे जॉब कर रहे हो, अब आपने आईएएस निकाल दिया, आपने आईएएस निकाल दिया, आपने किसी पीएसयूज के अंदर जॉब कर रहे हो, या प्राइवेट में भी अच्छी खासी टॉप मोस्ट कंपनी में जॉब कर रहे हो, किसी लड़के की इतनी औकात नहीं कि वो बोल दे कि नौकरी छोड़ दे। हाँ, आप जरूर बोल सकते तू नौकरी छोड़ दे, मैं बाकी के सब संभाल लूंगी। और इतना अगर आपको पैशनेट होना है ना उस चीज के लिए, तो उसके लिए एफर्ट लगाने ही पड़ते हैं बेटा। उसके लिए आपको समझना चाहिए कि आपकी कंडीशन, और मैं फिर बताता हूं, हमारी कंडीशन हमसे ज्यादा कोई नहीं समझता है, राइट? अब जैसे बहुत सारी फैमिली ऐसी है जिनके लिए 25,000 30,000 50,000 रुपए कोई मैटर नहीं करता, राइट? वो अर्न कर रहे हो, घर वाले चलो मौका दे दो कोई। पर बहुत सारी फैमिली ऐसी भी तो जिनके लिए 25,000 30,000 50,000 बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आपको अपनी सिचुएशन पता है फैमिली की क्या है, अगर उस सिचुएशन को बदलना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी के भरोसे नहीं रह सकते। आपके फादर को जितनी मेहनत करनी थी उन्होंने कर दिया है, राइट? अब इस उम्र में कितनी मेहनत कराओगे उनसे? अब टाइम बचता है आपके लिए। उनका काम था आपको बीटे तक पहुंचा देना, उन्होंने बीटे तक पहुंचा दिया आपको, और अब वो मान के चलते हैं बहुत सारे को बीटे तक क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की भी बहुत फीस है। बिल्कुल। आपको कॉलेज तक पहुंचा दिया तो वो ये मान के चलते अब लड़का लड़की जो भी है वो मेहनत कर रहे हैं, वो टारगेट बना दिए। अब उन्होंने खेत बेच के दिया, घर बेच के दिया, कैसे दिया वो नहीं पता। मेरे साथ भी फादर ने आप जो हमारा घर था वो बेच दिया था जब बेटे की फीस थी, लोन नहीं लिया पर बेच दिया था। आज उन्होंने एक घर बेचा था, हमने आज उनको 4 घर बना के दे दिया। बिल्कुल, राइट? तो वो उनके लिए रिस्क था, बट हमारे नजर में ये था कि यार वो घर बेच के दे रहे हैं पैसे। तो आप लोगों को कैसे मिला होगा वो मुझे नहीं पता, बट जो भी मिला है अब उनके सपने आपके साथ जुड़े हुए हैं। अब अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे हो ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम गेट करो, कि तुमको लगता है कि यार मैं गेट के लिए तुमको भावुक कर रहा हूँ, इमोशनल कर रहा हूँ कि तुम गेट की प्रिपरेशन करो, दुनिया में आग लगा दो, नहीं। बस मेहनत करो, किसी भी चीज से रिलेटेड आप कर रहे हो। स्किल अगर डेवलप कर रहे हो तो वो भी ऐसा करो कि गूगल खुद तुमको ढूंढते हुए आ जाए कि भाई हाँ ये इसको ले लो, उठा लो। माइक्रोसॉफ्ट तुमको चूज कर ले, बट शायद आपको वहां पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा जहां आप हैं। बट यही चीज अगर आप आईआईटी आईएससी में पहुंच जाते हो
तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उस कंपनी रिक्रूट करने के लिए वहां आती है, बहुत इजीली आपको मिल जाता है, आपके मेहनत को बहुत इजीली रिवार्ड मिल जाता है अगर आप आईआईटी के पार्ट होते हो तो। बस हम ये समझाने की कोशिश करते हैं। और जैसे दर्शिका ने बताया, दर्शिका की लाइफ भी बहुत इंस्पायरिंग रही है, क्योंकि ऐसे कॉलेज से मास्टर कार्ड तक की जर्नी, इट्स रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। फाइनल ईयर में जाके जॉब भी मिल गया, बहुत सारे लोगों को तो जॉब नहीं मिलता, बैंगलोर पहुंच जाते हैं, अब वहां रुकते हैं, अब ढूंढते हैं। हाँ। बट इनके पास जॉब होने के बाद भी उन्होंने सोचा क्या सही है क्या गलत है, मुझे ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उस जॉब को छोड़कर, 25,000 की नौकरी को छोड़कर उन्होंने ड्रॉप किया। और उस ड्रॉप में ये नहीं पता होता उस समय की रैंक आएगी कि नहीं आएगी, बस इतना पता होता है कि यार मैं अपनी ईमानदारी से मेहनत करूंगी या करूंगा, जो होगा सब ऊपर वाला देखेगा। और जब ईमानदारी आप करते हो तो यार ऐसा हो नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना मिले, राइट। और मैंने एक नहीं, ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल देखे दर्शिका, जो लाइफ में मैंने उनको ये देखा कि बहुत स्ट्रगल था, बट वो मेहनत करने से नहीं रुकते थे। शायद उनको सफलता किसी को जल्दी मिल गई, किसी को देर से मिली, पर मैंने मेहनत करने वालों को आज तक कभी असफल नहीं देखा। बिल्कुल। मैं जो मेरा खुद की जो फीलिंग कहती है, बहुत सारे बच्चों को मैं मिलता हूँ। एक स्टूडेंट की लाइफ मुझे याद आई, इन 2020 में इसरो का एग्जाम हुआ था 12th ऑफ जैन को, शायद आप अवेयर होंगे तो आइडिया होगा। हाँ। 19 में वैकेंसी निकली थी और 20 के अंदर 2000 उसमें हुआ था, इसरो का वैकेंसी एग्जाम हुआ था 12 जनवरी 12th ऑफ जैन को। उसमें एक बच्चा था, साउथ का था, उस बच्चे का एग्जाम में मतलब रिटर्न निकल गया। रिटर्न निकलने के बाद उसने मेरे को फोन किया कि सर ऐसी सी बात है, और मेरा रिटर्न तो निकल गया, बट मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मैंने कहा क्या हो गया? बोला सर मेरे बीटेक और जो ये एग्जाम निकला उसमें 6 ईयर का गैप है। तो मैंने कहा, उसको बोला, वो बीटेक था लड़का, राइट। शायद आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे, मैंने बहुत सारी जगह बताई भी ये चीज। तो मैंने उससे पूछा 6 साल का गैप तूने क्या किया? तो उसने बोला सर एक्चुअली 6 ईयर तक मैं एक दुकान जो है, जो चने की जो दुकान होती है किराने की, हाँ। बोला वो दुकान में चलाता था, आटा दाल ये सब जो होता था। अच्छा। तो मैंने कहा तू बीटेक के बाद, तो साउथ के किसी प्राइवेट कॉलेज से था। बोला सर मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, और जैसे ही मेरे बीटेक का फाइनल ईयर चल रहा था, ये दुकान मेरे फादर की थी। बोला जैसे ही चल रहा था तो, और उसकी मदर नहीं है, मदर नहीं थे, तो फादर चलाते थे और उसके 2 सिस्टर और एक भाई था, ऐसा करके। बोला मेरे फादर एक्सपायर हो गए सर। तो उस समय मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया और करना था, तो हमने वो एक सेट दुकान था, तो मैं उसी पे बैठ गया, जॉब लगी नहीं तो मैं उसी पे बैठ गया, उसी से मेरा खर्चा चलता रहा। अब इतना मैं उसमें उलझ गया कि मेरे को टाइम ही नहीं मिला। तो बोला सर आप लोगों ने जब एक सीरीज स्टार्ट, हमने फ्री में एक यूट्यूब पे सीरीज शुरू किया था उस समय इसरो की प्रिपरेशन से रिलेटेड। बोला उसको देख के मैं मोटिवेट हुआ, मैं दुकान पे बैठ के, जो मेरा छोटा भाई था वो स्कूल के बाद आता था, सिस्टर आ जाती थी, और मैं उस समय नोट्स बना के पढ़ रहा होता था, और मेरे को बहुत इंटरेस्ट था सर इस चीज में। और उसी के बेसिस बोला सर मेरे को याद था, बीच बीच में कभी कभी मैं देखता रहता था, ऐसा नहीं कि प्रिपरेशन मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी, मैं करता रहता था, और इसी वजह से मेरा इसरो का निकल गया। अब इंटरव्यू में ये गैप वाले को कैसे मैनेज किया जाए? मैंने कहा मैनेज क्या करना होता है? मैंने कहा तो इतनी सारी चीजें प्रॉब्लम को मैनेज कर रहा है, ये तो कुछ है ही नहीं। हाँ। मैंने कहा जाके अपनी जो रियल चीज है वो जाके बता देना। बिल्कुल। लिटरली उसने बता दिया। नाउ ही इज इन इसरो। वाओ। वो लड़का इसरो में साइंटिस्ट, मैं अभी भी ये मेरे उसकी बात बताते हुए हो रहा है। मतलब ऐसे ऐसे लोगों की जब हम स्टोरी सुनते हैं ना, लिटरली बता रहा हूँ, आप लोगों की तो क्या ही प्रॉब्लम है यार लाइफ में। जब मैं ऐसे बड़े बड़े लोगों को देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, तो कितनी बार रोना भी आ जाता है, कितनी बार बहुत इमोशनल मोमेंट होता है, बट जब उनकी स्ट्रगल को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सही है। और फिर जब आके कोई बच्चा मेरे को बोलता है ना सर पढ़ाई नहीं हो रही, मन करता है कान के नीचे उसको कि वो बेचारा ऐसी तड़प तड़प की चीजों को लेके फिर कर रहा है, तू कह रहा है रूम में बैठ के, ठंड के टाइम में रजाई में बैठ के, हीटर जला के, फिर बोल रहे हो प्रिपरेशन नहीं हो रही। क्या बात कर रहे हो यार? सबसे आसान काम है पढ़ाई, क्योंकि जब जिंदगी में जब आओगे ना तो पता चलेगा इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अगर फाइनेंशियली चीजें कोई इशू होती भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ वो सारी चीजें तभी दूर हो पाती है जब आप डिटरमाइंड हो। इसरो में वो बच्चा इसलिए पहुंचा क्योंकि वो डिटरमाइंड था, इसलिए पहुंच पाया। क्या कहना चाहेंगे आप? शायद मैं आपसे सहमत हूँ इस चीज़ को लेकर। एक और चीज़ ये रहती है कि जैसे हम प्राइवेट कॉलेजेस से बीटेक करते हैं तो वहाँ की फीस जैसे आपको पता ही होगी, लाख 1.5 लाख बहुत ज़्यादा होती है पर ईयर की। बट यही बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आप एमटेक करते हैं गेट के बाद। तो गेट का अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, जिसके थ्रू आपको पर मंथ कुछ स्कॉलरशिप मिलती है, 12,400 की। हाँ 12,400 मिलती है। और इवन आईएससी की फीस भी ऑनेस्टली बहुत कम रहती है कंपेयर टू ये सारे प्राइवेट कॉलेज। कितनी होती होगी आईएससी की फीस? आईएससी की ट्यूशन फीस रहती है 14,000 फॉर 1 ईयर। 14,000 फॉर 1 ईयर। अब क्या जान लोगे? भाई साहब अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत हो जाती है तो भाई जिंदा है, बोल देना, मैं आपकी पे कर दूंगा फीस, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज को लेके। बट
और जैसा उन्होंने बताया कि 12,400 की स्कॉलरशिप मिलती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है एवरी मंथ। और रही बात वहां तक पहुंचने के लिए कोचिंग के लिए, अगर आपको कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो GFG विल फील मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, राइट, इस चीज के लिए। और तो फाइनेंशियल असिस्टेंट गवर्नमेंट दे रही है कॉलेज में पहुंचने के बाद, कॉलेज से पहले हम आपकी हेल्प कर ही रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करिए बस। और पर मैं फिर से बता देता हूँ यार, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि खाली सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो खाली सोच लोगे ना कि दुनिया में आग लगा दूंगा, आग ऐसे नहीं लगती, उसके लिए आपके अंदर सीने में एक आग जली होनी चाहिए, राइट। और अगर ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आप वो चीज अचीव कर ही देते हो। जाते जाते 2 लाइनें और अर्ज कर देता हूं बच्चों के लिए कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अरे अर्जुन सा तीर साध तो सही, फिर देख मरुस्थल से भी जल निकलेगा। कोशिश कर, हिम्मत रख, हौसला रख, कुछ कर गुजरने का, फिर देख आज जो थमा थमासा है कल वो चल निकलेगा, तो कल वो चल निकलेगा। बहुत सेंटी कर दिया आप लोगों को मैंने, तो समराइज कर देता हूं पूरी चीजों को लेके कि दर्शिका की एक जबरदस्त की स्टोरी, और दर्शिका की पूरी स्टोरी से आपको सीखने वाली बात है कि बीटेक में आप कोई भी कॉलेज में हो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है गलती हुई हो, बट एमटेक आप अच्छे कॉलेज में पहुंच सकते हो, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है थ्रू ओनली द वन एग्जाम, दैट इज गेट। फिर से मैं बता देता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गेट तुम प्रिपरेशन करो, हमारा कोर्स है तुम उसको ज्वाइन कर लो ना, तुमको जिसका भी ज्वाइन करना, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज है, तुम ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं। सर हमें ज्वाइन नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी करके निकालते हैं, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। सेल्फ स्टडी कर भी रहे हो, कोई डाउट आ रहा है पूछो, पूरी टीम आपको सॉल्व करके देगी डाउट को, कोई दिक्कत नहीं। कभी नहीं पूछते कि तुम कौन सी कोचिंग से हो, बट प्रिपरेशन करना जरूरी है। लाइफ बदलती है, दर्शिका की बदली है, आपकी बदली है। लाइफ में मौके मिलेंगे, 2 तरीके के ऑप्शंस भी आएंगे कि जॉब या गेट की प्रिपरेशन। आपको एक डायरेक्शन में आपको फोकस होकर मेहनत करना होगा। प्लेसमेंट एज ए बैकअप आप रख सकते हो कि चलो ठीक है यार बैकअप है, होगा तो ठीक, नहीं होगा तब भी ठीक, पर गेट पर अगर आप स्टक रहोगे तो आपको प्लेसमेंट हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि गेट लेवल पर जब आप तैयारी करते हो आपके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, चाहे मैं सी प्रोग्रामिंग की बात करूं या डेटा स्ट्रक्चर की बात, जो जनरली प्लेसमेंट में पूछते हैं, ये चीज आपकी स्ट्रांग हो जाती है। आप अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करूं, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, DBMS की बात करूं, COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब फंडामेंटल सब्जेक्ट आपके बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। और जब ये सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाते हैं तो इंटरव्यू तो क्रैक होगा ही होगा भाई। और साथ में अगर गेट पहुंच गए, IIT पहुंच गए, तो लाइफ एक अलग तरीके से। इस पूरे जर्नी के अंदर बहुत बार उतार चढ़ाव होंगे, कोई आके तुमको डिमोटिवेट करेगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, कोई आके आपको बूस्ट करेगा सही डायरेक्शन में हो। कभी कंपैरिजन करोगे, दोस्त के नंबर ऊपर तुम्हारे नंबर नीचे होंगे, कभी तुम्हारे नंबर ऊपर उसके नंबर नीचे होंगे, ये सब लाइफ का एक पार्ट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंट रहना, छोड़ना नहीं उस चीज को। और अगर आप ऐसा करते हो तो जब मेरे जैसे बैक्स वाले लोग 23 रैंक लाते हैं, दर्शिका 1400 रैंक आई थी, उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 37 ला सकते हैं, राइट, मास्टर कार्ड के अंदर जॉब पा सकते हैं, तो यार डेफिनेटली ये प्रैक्टिकली फिजिबल है। और ये तो आपके कॉलेज भी आज प्राउड मोमेंट में होंगे। हाँ, Tier 3 कॉलेज वाले, उन्होंने भी कभी नहीं, बड़ी बड़ी होर्डिंग तो नहीं लगा दिया उन्होंने अभी तो नहीं लगे, बट हाँ बहुत सारी जगह पर लोग ऐसा करते हैं कि गेट में रैंक आने के बाद कि होर्डिंग लगा देते हैं। कॉलेज के लिए बहुत प्राउड की बात है। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्लीज अपने सेमेस्टर के एग्जाम को कुछ इस तरीके से मैनेज करिए कि जो बच्चे गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन हैम्पर ना हो, क्योंकि एक ऐसा यूनिवर्सिटी भी है जिसका एग्जाम उसी दिन है जिस दिन गेट का पेपर है इस बार। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, शायद बहुत सारे लोग की लाइफ उससे जुड़ी हुई थी, आप ध्यान रखेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। होप आप लोगों को पूरी जर्नी दर्शिका की समझ में आई होगी, एक डायरेक्शन मिला होगा, और शायद इस डायरेक्शन के बाद अगर आप गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो तो शायद हमें लगेगा कि जो हमने बच्चों को गाइड किया वो सही डायरेक्शन में चीजें पहुंच गई। फिर भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज होगी तो आप मुझसे लिंक्डइन पे आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, इस वीडियो पे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, राइट। कोई भी आप लोगों की क्वेरीज होती है। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।